नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा स्टडी 24 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के विषय बाल विकास की महा मैराथन क्लास कराएंगे। इसमें हम आपको बाल विकास का कंप्लीट सिलेबस एक वीडियो में ही आपको समझाकर कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, प्रत्येक टॉपिक को समझाएंगे, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। ये पेपर से पहले रिवीजन है। यदि आप स्वयं पढ़ेंगे तो इतना समझ में नहीं आता है, यदि दूसरा समझाए तो समझ में आता है। तो आपका रिवीजन कम समय में करने के लिए ये मैराथन क्लास कराई जा रही है, तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। समझते हैं दोस्तों, बाल विकास। बाल विकास दो शब्दों से मिलकर बना है, बाल और विकास। आप शब्दों का अर्थ समझ लेंगे तो पेपर में लिख सकते हैं। बाल का मतलब होता है बालक। यहाँ पर बाल का मतलब क्या है, इंग्लिश में चाइल्ड है। बाल मतलब चाइल्ड, तो चाइल्ड का मतलब बालक। डेवलपमेंट यानी विकास। तो यहाँ पर क्या है, बालक के विकास का अध्ययन करेंगे। बालक के विकास का अध्ययन करेंगे। किस में करेंगे? बाल विकास एक विषय है, इसमें बालक के विकास का अध्ययन करेंगे। लेकिन आप कहाँ से कहाँ तक करेंगे बालक के विकास का अध्ययन? तो गर्भावस्था, जब बच्चा माँ के गर्भ में आता है, और प्रौढ़ावस्था, गर्भावस्था से प्रौढ़ावस्था, प्रौढ़ावस्था या फिर इसे ही कहते हैं परिपक्वावस्था। ठीक है, जब ये पॉइंट याद रखेंगे तो आप परिभाषा हो, अर्थ हो, ये पूछा ही जाता है कि बाल विकास से क्या आशय है, बाल विकास का अर्थ बताइए, बाल विकास की परिभाषा लिखिए, तो आप लिख सकते हैं गर्भावस्था से प्रौढ़ावस्था तक बालक के विकास का अध्ययन मनोविज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे बाल विकास कहते हैं। तो बनाने की कला भी आपको सीखनी है, क्योंकि एक दिन में आपके तीन तीन पेपर होंगे। पहले दिन 2 पेपर, दूसरे दिन 3 पेपर, तीसरे दिन 3 पेपर होंगे। ये परीक्षा आप पहली बार दे रहे हैं, तो आपको ये भी समझना जरूरी है। तो बाल विकास का अर्थ आप क्या लिख सकते हैं? अभी हमने आपको समझाया कि गर्भावस्था से प्रौढ़ावस्था तक के विकास का अध्ययन मनोविज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे बाल विकास कहते हैं। ठीक है, अब समझ में आ गया बाल विकास क्या है? बालक के विकास का अध्ययन, और कहाँ से कहाँ तक? गर्भावस्था से प्रौढ़ावस्था तक। तो इस प्रकार आप बनाकर लिख सकते हैं। बाल विकास की परिभाषा, एक कोई परिभाषा याद कर लें। परिभाषा पूछी जाती किसी भी एक मनोवैज्ञानिक के अनुसार, तो आप लिख सकते हैं वर्ग के अनुसार। बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें व्यक्ति की जन्म पूर्व अवस्था से, जन्म पूर्व अवस्था कौन सी हो गई? जन्म से पहले यानी गर्भावस्था हो गई। लेकिन वर्ग ने गर्भावस्था को क्या नाम दिया यहाँ पर? जन्म पूर्व अवस्था। ठीक है, जो मनोवैज्ञानिक होते हैं उन्होंने जो वाक्य कहे हैं वही लिखने पड़ते हैं। तो वर्ग के अनुसार बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें व्यक्ति की जन्म पूर्व अवस्था से परिपक्व अवस्था तक होने वाले सभी परिवर्तनों को स्पष्ट किया जाता है। नेक्स्ट डेफिनेशन है आपके जेम्स ड्रेवर के अनुसार, जो आपको सरल लगे एक आप याद कर लें, क्योंकि जब परिभाषा पूछी जाए तो किसी भी मनोवैज्ञानिक के अनुसार लिख देंगे तो आपको पूरे पूरे नंबर बनेंगे। जेम्स ड्रेवर के अनुसार बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्वावस्था तक विकास हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। ये किसने बताया है? जेम्स ड्रेवर ने बताया है। अब देखते हैं बाल विकास की आवश्यकताएं, उपयोगिता या महत्व पूछा जाए तो आप लिख सकते हैं। आपको एक बात और समझनी है, बाल विकास जो विषय है इसमें बालक का विकास किस प्रकार होता है ये बताया गया है। ठीक है, उसकी बुद्धि किस प्रकार बढ़ती है, शारीरिक विकास किस प्रकार होता है, मानसिक विकास किस प्रकार होता है, किस आयु में क्या क्या विकास होता है, ये समझाया गया है। तो जो विषय पढ़ रहे हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए इसमें पढ़ना क्या है।
समझते हैं बाल विकास की आवश्यकता, उपयोगिता या महत्व पूछा जाए तो आप यही पॉइंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बालकों के शारीरिक विकास को समझने के लिए, मानसिक विकास को समझने के लिए, संवेगात्मक विकास को समझने के लिए, संज्ञानात्मक विकास को समझने के लिए, सामाजिक विकास को समझने के लिए, भाषा विकास को समझने के लिए। तो आप ये लिख सकते हैं बाल विकास के क्षेत्र, शारीरिक विकास का क्षेत्र, मानसिक विकास का क्षेत्र, संवेगात्मक विकास का क्षेत्र, संज्ञानात्मक विकास का क्षेत्र, शारीरिक विकास का क्षेत्र और भाषा विकास का क्षेत्र। तो इस प्रकार आप ये भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। जो बालक का विकास होता है उसे कौन रुकावट डाल सकता है, कौन प्रभावित कर सकता है? बालक के विकास को प्रभावित करने वाले कारक को, प्रभावित करने वाले कारक जो आपके हैं वो वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक भी हैं। यानी बालक की वृद्धि और विकास हो रहा है, वो उसमें यदि रुकावट लग जाए, ठीक है, तो वो तब भी तो प्रभावित होगा। तो आप लिख सकते हैं, दोनों ही तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है। बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक आप लिख सकते हैं परिवार, कि बच्चा परिवार में रहता है, फिर जब 5 वर्ष का हो जाता है तो विद्यालय जाता है, तो ये भी तो प्रभावित करते हैं। आसपास का वातावरण, वंशानुक्रम, वातावरण, पोषण, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, लिंग भेद, रोग एवं चोट, बुद्धि, ये सभी बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। इनमें से पूछे जाते हैं आपके पेपर में, कई बार पूछे गए हैं। 4 इनमें से 3 विकल्प दे दिए जाएंगे, एक अलग दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा। नेक्स्ट है आपका बाल विकास की अवस्थाएं। ये सभी जितने भी आपके सिलेबस में टॉपिक है उनसे प्रश्न पूछे ही जाने हैं, ये आप समझ लें। जो आज वीडियो कराई जा रही है तो इसमें से आपका पेपर 50 नंबर का पेपर है, तो इसमें से आप 45 नंबर एकदम करेक्ट करके आएंगे। 1-2 प्रश्न कुछ हटके पूछे जाएं तो नहीं कह सकते, नहीं तो 45 नंबर आपके श्योर हैं। इसीलिए हमने 50 में से 45 आपको बताए हैं। 1-2 नंबर हम मान सकते हैं कि आपके 1-2 प्रश्न अलग से पूछ लिए जाते हैं, डीपली पूछ लिए जाते हैं। पूछे तो सिलेबस से ही जाएंगे, थोड़ा डीपली पूछ लिए जाएंगे, तो हो सकता है आप ना कर पाएँ, लेकिन 45 नंबर आपके 100% आएंगे। तो वीडियो को शेयर कर दें और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाले बटन को दबा लें, जिससे नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बाल विकास की अवस्थाएं। बाल विकास की 3 अवस्थाएं हैं। कौन कौन सी अवस्थाएं समझते हैं? एक कई बार प्रश्न पूछा गया है। शैशवावस्था, जन्म से 5 वर्ष तक की आयु, बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक की आयु, किशोर अवस्था 13 से 18 वर्ष तक की आयु, और तीनों ही अवस्था आपको पढ़नी है। चाहे शारीरिक विकास हो, चाहे मानसिक विकास हो, कोई सा भी विकास हो, तीनों ही अवस्थाएं पढ़नी है। एक एक करके समझते हैं। शैशवावस्था, इसे शिशु अवस्था भी कहते हैं। ये जन्म से 5 वर्ष तक की आयु होती है। अब आप क्या करें, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, इनको जब पेपर में लिखने को आए तो सबसे पहले आपको ये याद आना चाहिए कि इनकी आयु क्या होती है। आप आसपास बच्चों को देखते होंगे कि 5 वर्ष तक के बच्चे क्या कर सकते हैं या क्या क्या करते हैं या कितना उनका मानसिक विकास होता है, तो आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं। ठीक है, ये ट्रिक हैं और ये पूछे ही जाने हैं सभी, क्योंकि पेपर में 25-26 टॉपिक हैं और 40 प्रश्न आने हैं। तो आप समझ सकते हैं कि प्रत्येक टॉपिक से प्रश्न पूछे ही जाने हैं, कोई भी टॉपिक आप छोड़ नहीं सकते। शैशवावस्था, जन्म से 5 वर्ष तक की अवस्था शैशवावस्था कहलाती है। इस अवस्था में बालकों में शारीरिक मानसिक विकास तीव्रता से होता है। शारीरिक और मानसिक विकास होता है वो तेजी से होता है। इस अवस्था में बालकों में सामाजिक गुण, नैतिक गुण, मूर्त चिंतन, अमूर्त चिंतन, कल्पना शक्ति, तर्क शक्ति का अभाव रहता है। परिभाषा पूछी जाए तो आप लिख सकते हैं, फ्राइड के अनुसार मनुष्य
को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता है। वैलेंटाइन ने क्या बताया है? वैलेंटाइन के अनुसार शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। किसी एक मनोवैज्ञानिक के अनुसार आप परिभाषा याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है जॉन लॉक के अनुसार बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट है, उस पर अपने अनुभव लिखता है। ये किसने बताया? जॉन लॉक के अनुसार। शैशवावस्था की विशेषताएं शारीरिक विकास, मानसिक विकास और शारीरिक विकास और मानसिक विकास में तीव्रता होती है। सामाजिक, नैतिक, मूर्त चिंतन, अमूर्त चिंतन, कल्पना शक्ति में और तर्क शक्ति का अभाव होता है। ऐसे ही आप याद करेंगे ट्रिक से कि सामाजिक, नैतिक, मूर्त चिंतन, अमूर्त चिंतन, कल्पना शक्ति, तर्क शक्ति का अभाव होता है। शारीरिक और मानसिक विकास तीव्रता से होता है, तेजी से होता है। और भी आपकी विशेषताएं हैं, ये आप लिख सकते हैं। सीखने का आदर्श काल कहते हैं, सीखने का स्वर्ण काल कहते हैं शैशवावस्था को। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल होता है खिलौनों की अवस्था, स्वार्थी एवं स्वकेंद्रित अवस्था भावी जीवन की आधारशिला, क्षणिक संवेग की अवस्था होती है। यदि बच्चा रो रहा है, उसे खिलौना दे देंगे तो तुरंत चुप हो जाएगा, तो ये क्षणिक संवेग की अवस्था होती है। शारीरिक व मानसिक विकास की गति सर्वाधिक होती है, तो ये वाटसन ने कहा है। नेक्स्ट है आपकी बाल्यावस्था। इसकी जो आयु होती है वो 6 से 12 वर्ष तक की होती है, तो आप लिख सकते हैं 6 से 12 वर्ष तक की अवस्था बाल्यावस्था कहलाती है। इस अवस्था में बालकों में शारीरिक तथा मानसिक विकास में स्थिरता आ जाती है। इस अवस्था में बालकों में सामाजिक गुणों, नैतिक गुणों, मूर्त चिंतन का विकास होता है। किसका? सामाजिक, नैतिक और मूर्त चिंतन का विकास होता है। अमूर्त चिंतन, कल्पना शक्ति, तर्क शक्ति का अभी भी अभाव है। ठीक है। परिभाषा रॉस के अनुसार बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता का काल है। कॉल एवं बुश के अनुसार बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। नेक्स्ट देखते हैं बाल्यावस्था की विशेषताएं। शारीरिक विकास और मानसिक विकास में स्थिरता, सामाजिक गुण, नैतिक गुण, मूर्त चिंतन का विकास होता है और अमूर्त चिंतन, कल्पना शक्ति और तर्क शक्ति का अभाव होता है। ये आप लिख सकते हैं। और भी विशेषताएं हैं, उसे आप लिख सकते हैं। जीवन का अनोखा काल, जीवन का निर्माणकारी काल, मिथ्या परिपक्वता का काल, शिक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण काल, प्रारंभिक विद्यालय की आयु, समूह दल टोली की आयु। ये पूछे जाते हैं, समूह दल टोली की आयु कौन सी अवस्था होती है, तो आप लिख सकते हैं। प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल, रचनात्मक कार्यों के विकास की अवस्था। नेक्स्ट है किशोरावस्था। इसकी आयु होती है 13 से 18 वर्ष। 13 से 18 वर्ष तक की अवस्था किशोरावस्था कहलाती है। इस अवस्था में बालक तथा बालिकाओं में शारीरिक तथा मानसिक अनेक परिवर्तन होते हैं। इस अवस्था में बालकों में सामाजिक गुणों, नैतिक गुणों, मूर्त चिंतन, अमूर्त चिंतन, कल्पना शक्ति, तर्क शक्ति का विकास होता है। तो इसमें सभी का विकास हो गया। परिभाषा स्टेने हॉल के अनुसार, ये कई बार परिभाषा पूछी गई है, आपके बहुविकल्पी प्रश्न में कई बार पूछा गया है कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। किसने कहा है? तो ये कथन किसका है? स्टेने हॉल का है। स्टेने हॉल के अनुसार और भी उन्होंने परिभाषा दी है। किशोरावस्था उथल पुथल की अवस्था है। बिग व हंट के अनुसार किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। किशोरावस्था की विशेषताएं शारीरिक परिवर्तन, मानसिक परिवर्तन, सामाजिक गुणों का विकास, नैतिक, मूर्त चिंतन, अमूर्त चिंतन, कल्पना शक्ति, तर्क शक्ति का विकास होता है। और भी आपके विशेषताएं हैं। परिवर्तन का काल, नया जन्म का काल, संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था, उथल पुथल की अवस्था, जीवन का सबसे कठिन काल, समस्याओं की अवस्था, सुनहरी अवस्था, टीन एज, एज ऑफ वीटी, स्वतंत्रता की आकांक्षा की अवस्था। ये सभी किशोरावस्था की विशेषताएं हैं। वृद्धि, ग्रोथ, वृद्धि या फिर
बाल विकास की भाषा में इसे अभिवृद्धि भी कहते हैं, वृद्धि। और एक टॉपिक है आपका विकास, दोनों में अंतर करके पढ़ेंगे। वृद्धि, यदि आपकी लंबाई बढ़ रही है, वजन बढ़ रहा है तो ये वृद्धि है। यदि आपके संवेग बढ़ रहे हैं, संवेगात्मक विकास हो रहा है, मानसिक विकास हो रहा है, तो ये विकास है। ठीक है, समझते हैं दोस्तों। शारीरिक पक्ष में परिवर्तन जिसका मापन संभव हो, लंबाई को आप नाप सकते हैं, वजन को आप तौल सकते हैं, तो शारीरिक पक्ष में परिवर्तन जिसका मापन संभव हो वृद्धि कहलाती है। जैसे लंबाई, चौड़ाई तथा भार बढ़ना, ये क्या है? वृद्धि है। वृद्धि निश्चित आयु, वृद्धि क्या है? निश्चित आयु या समय तक होती है, इसका मापन संभव है, यह मात्रात्मक होती है, इसका संबंध शरीर से होता है। अब समझते हैं विकास को। विकास, विकास जीवन पर्यंत चलता है। विकास समझते हैं सभी पक्ष, जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक, संवेगात्मक, भाषा आदि में परिवर्तन जिसका मापन संभव न हो विकास कहलाता है। जैसे गुणों में वृद्धि हो रही है तो वो क्या है? विकास है। विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, इसका मापन संभव नहीं है, यह मात्रात्मक तथा गुणात्मक दोनों होता है, इसका संबंध शरीर तथा गुण से होता है, शरीर तथा गुण से होता है। बालक का शरीर बढ़ना वृद्धि है, शरीर में मजबूती आना विकास है। अतः पहले वृद्धि होती है फिर विकास होता है। यदि विकास होगा तो उसमें वृद्धि भी होगी। तो इस प्रकार वृद्धि और विकास को आपने समझा। नेक्स्ट समझते हैं शिक्षा का स्वरूप। अब ये किसी में भी पूछा जा सकता है कि शैशवावस्था में शिक्षा का स्वरूप बताइए, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो शैशवावस्था में कहानी एवं चित्रों के माध्यम से शिक्षा दी जाती है। बाल्यावस्था में खेलों एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा दी जाती है। किशोरावस्था में खोज एवं प्रयोगों के माध्यम से शिक्षा दी जाती है। तो शिक्षा का स्वरूप हमने तीनों अवस्थाओं में समझा। वृद्धि एवं विकास का सिद्धांत समझते हैं। विकास की दिशा का सिद्धांत है, विकास सेफेलोकोडल और प्रोक्सिमोडेंटल क्रम में होता है, यानी एक होता है सिर से पैर की ओर, एक होता है केंद्र से बाहर की ओर। ठीक है, सेफेलोकोडल, इसमें बालक का विकास सिर से पैर की दिशा में होता है। इस प्रकार के विकास को मस्त बोधमुखी विकास कहते हैं। बच्चा पहले सिर हिलाना सीखता है, फिर उठना, फिर बाद में बैठना सीखता है। प्रोक्सिमोडिस्टल, इसमें बालक का विकास केंद्र से प्रारंभ होकर सिर की ओर होता है। पहले रीढ़ की हड्डी का विकास होता है, फिर भुजा का, उसके बाद हाथ तथा हाथ की अंगुलियों का विकास होता है। ये प्रोक्सिमोडिस्टल के अंतर्गत आपने समझा। नेक्स्ट समझते हैं दोस्तों शारीरिक विकास। अब शारीरिक विकास हम तीनों अवस्थाओं में समझेंगे। हमने एक साथ इसीलिए लिखा है कि आप अंतर करके समझ सकते हैं। शैशवावस्था में शारीरिक विकास, तो शैशवावस्था में शारीरिक विकास हेडिंग है भार। तो बालकों का जो भार होता है वो बालिकाओं का भार, यानी जो लड़कों का भार है वो अधिक होता है। किसमें? शैशवावस्था में। और लड़कियों का जो भार होता है वो कम होता है। लंबाई, लड़कों की लंबाई अधिक तथा लड़कियों की लंबाई कम होती है। सिर व मस्तिष्क, जन्म के समय सिर की लंबाई शरीर की कुल लंबाई की 1/4 होती है। मस्तिष्क का भार जन्म के समय 350 ग्राम होता है। हड्डियां जन्म के समय 270 हड्डियां होती हैं। दांत शिशु के 6ठे माह के अंत में अस्थायी दांत निकलना प्रारंभ होते हैं। अस्थायी दांत मतलब ये आगे चल के दांत टूट जाते हैं या उखड़ जाते हैं। शिशु के 6ठे माह के अंत में अस्थायी दांत निकलना प्रारंभ होते हैं। 1 वर्ष की आयु में दांतों की संख्या 8 हो जाती है। 4 वर्ष की आयु तक शिशु के सभी अस्थायी दांत निकल आते हैं। कितने वर्ष तक? 4 वर्ष तक सभी अस्थायी दांत निकल आएंगे। बाल्यावस्था, भार 10 वर्ष की आयु तक बालकों यानी लड़कों का भार अधिक होता है और 10 वर्ष के बाद लड़कियों का भार अधिक होता है। लंबाई 6 से 12 वर्ष तक लंबाई कम
यानी 2 से 3 इंच बढ़ती है। सिर व मस्तिष्क, सिर के आकार में तथा मस्तिष्क के भार में कम परिवर्तन होता है। क्या होता है? कम परिवर्तन होता है। हड्डियाँ, हड्डियों की संख्या 3.5 होती है। दांत 6 वर्ष की आयु में अस्थायी दांत, जिसे दूध के दांत कहते हैं, गिरने लगते हैं। 12 वर्ष की आयु तक सभी स्थायी दांत निकल आते हैं। अस्थायी दांत जब गिर जाते हैं उसके बाद स्थायी दांत, और सभी स्थायी दांत 12 वर्ष की आयु तक निकल आते हैं। ये लगभग 28 होते हैं। अब देखते हैं किशोरावस्था। किशोरावस्था यानी भार, लड़कों का भार अधिक होता है, लड़कियों का भार कम होता है। लंबाई, बालक तथा बालिकाओं की लंबाई तेजी से बढ़ती है। हड्डियाँ, हड्डियों की संख्या 2 से 6 होती है। दांत, दांतों की संख्या 32। नेक्स्ट देखते हैं मानसिक विकास। मानसिक विकास का मतलब ये है ज्ञान भंडार में वृद्धि। इसका अर्थ भी समझते रहें कि मानसिक विकास हो रहा है बालक का, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है उसके ज्ञान भंडार में वृद्धि हो रही है। मानसिक विकास के घटक, जो मानसिक विकास से संबंधित कौन होते हैं? बुद्धि बढ़ना, कल्पना शक्ति बढ़ना, चिंतन बढ़ना, तर्क शक्ति बढ़ना, ध्यान बढ़ना, रुचि बढ़ना, ये सभी क्या हैं? मानसिक विकास के अंतर्गत आएंगे। ये मानसिक विकास के घटक पूछे जाएं तो उसमें आप लिख सकते हैं। शैशवावस्था में मानसिक विकास, जो मानसिक विकास है वो तीनों अवस्थाओं में देखेंगे। शैशवावस्था में पूछा जाए मानसिक विकास तो आप क्या लिखेंगे? जॉन लॉक के अनुसार नवजात शिशु का मस्तिष्क कोरे कागज के समान होता है जिस पर अनुभव लिखता है। अब समझते हैं शैशवावस्था में प्रथम सप्ताह, जब प्रथम सप्ताह प्रथम सप्ताह यानी 6-7 दिन का जब बच्चा होता है वह रोना, चौंकना जैसी मानसिक क्रियाएं करता है। दूसरे सप्ताह में प्रकाश व चमकीली वस्तुओं पर ध्यान से देखता है। दूसरे माह में ध्वनियाँ पहचानता है और तीसरे माह में क्या करता है? माता पिता को पहचान लेता है। छठवें माह आवाज़ का अनुकरण करने लगता है। प्रथम वर्ष कुछ शब्द बोलता है। द्वितीय वर्ष शब्द भंडार में 100 से 200 शब्द आ जाते हैं। तृतीय वर्ष में अपना नाम बता देता है और 5 वर्ष में रंगों में अंतर कर लेता है, अपना नाम लिख लेता है। नेक्स्ट देखते हैं मानसिक विकास किसमें? बाल्यावस्था में पूछा जाए तो आप लिखेंगे 6ठा वर्ष चित्र की वस्तुओं को वर्णन। जब आपसे पूछा जाए कि मानसिक विकास बाल्यावस्था में लिखेंगे तो आप ये 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां ना लिख के डायरेक्ट ये सभी लिखेंगे। ठीक है, जितना आपको याद हो सभी लिख देंगे। ये आपको समझाने के लिए हमने बताया है। 6ठा वर्ष चित्र की वस्तुओं का वर्णन 14-15 तक गिनती सुनाने की योग्यता आ जाती है। 7वां वर्ष साधारण वस्तुओं में अंतर बता देता है। 8वां वर्ष छोटी कविता या कहानी याद कर लेता है। 9वें वर्ष दिन, दिनांक, समय, वर्ष बता देता है। 10वां वर्ष कहानी याद कर लेता है। 11वां वर्ष बालक में जिज्ञासा व निरीक्षण शक्ति का विकास हो जाता है। 12वां वर्ष देखी घटना या फिल्म की 70% बातें दोहराने की क्षमता होती है, यानी 70 से 75% आपको किसी भी घटना के बारे में बता सकता है। किशोरावस्था, इस अवस्था में ये मानसिक विकास के अंतर्गत पढ़ा रहे हैं हम। किशोरावस्था में मानसिक विकास, इस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास हो जाता है। बालक में सोचने समझने की शक्ति का विकास हो जाता है। बालकों में कल्पना शक्ति, तर्क शक्ति, चिंतन शक्ति, ध्यान का विकास हो जाता है। बालकों में समस्या समाधान का विकास हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं बुद्धि। बुद्धि यानी मानसिक योग्यता। बुद्धि क्या है? एक मानसिक योग्यता है। आप जब शॉर्ट में समझ जाएंगे, जैसे ही पेपर में आया कि बुद्धि, तो आपके दिमाग में आएगा मानसिक योग्यता। अब इसमें क्या है, जब आप मेन पॉइंट को पकड़ लेंगे तो आप उसे बनाकर लिख सकते हैं। जब आपको मेन पॉइंट ही नहीं पता होगा, उसका अर्थ, शब्द का अर्थ ही नहीं पता होगा, तो आप लिख नहीं सकते हैं। तो ये हम आपको शब्द का अर्थ बताते हैं कि लगभग आपको लिखना क्या है। बुद्धि का अर्थ, बुद्धि मानसिक योग्यता है जो व्यक्ति को तर्क, चिंतन, समस्या समाधान आदि की क्षमता प्रदान करती है। बुद्धि की परिभाषा पूछी जाए तो किसी भी मनोवैज्ञानिक के अनुसार आप लिख सकते हैं
वुडवर्थ ने क्या बताया, बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। स्पीयरमैन ने बताया बुद्धि तार्किक चिंतन है। गाल्टन ने बताया बुद्धि पहचानने व सीखने की शक्ति है। बर्किंघम ने बताया सीखने की शक्ति ही बुद्धि है। बुद्धि की विशेषताएं, तर्क में सहायक, चिंतन में सहायक, समस्या समाधान में सहायक, सत्य और असत्य में अंतर करने में सहायक, नवीन परिस्थितियों में सामंजस्य में सहायक, सीखने में सहायक। सामंजस्य मतलब एडजस्टमेंट करने में सहायक है। इस प्रकार आप विशेषताएं लिख सकते हैं। बुद्धि के प्रकार, गैरेट व थॉर्नडाइक ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं। ये पूछे जाते हैं आपके पेपर में। किसने बताए? गैरेट व थॉर्नडाइक ने। मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। एक एक करके इन्हें समझते हैं। मूर्त बुद्धि, इस बुद्धि का संबंध यंत्रों और मशीनों से होता है। इस बुद्धि के व्यक्ति इंजीनियर, मैकेनिक, कारीगर आदि होते हैं। अमूर्त बुद्धि, इस बुद्धि का संबंध पुस्तकीय ज्ञान से होता है। इस बुद्धि के व्यक्ति शिक्षक, वकील, साहित्यकार आदि होते हैं। सामाजिक बुद्धि, इस बुद्धि का संबंध सामाजिक कार्यों से होता है। इस बुद्धि के व्यक्ति सामाजिक कार्यकर्ता, मंत्री, व्यवसायी आदि होते हैं। बुद्धि के सिद्धांत, एक एक करके समझते हैं। एक कारक सिद्धांत, जो एक कारक सिद्धांत है जिसे एक तत्व सिद्धांत भी कहते हैं। एक कारक सिद्धांत को क्या कहते हैं? एक तत्व। तो ये विनय ने, एक कारक सिद्धांत किसने दिया? विनय ने। दो कारक और त्रिकारक दिया स्पीयरमैन ने। बहुकारक दिया थॉर्नडाइक ने। समूह कारक दिया थर्सन ने। तरल ठोस सिद्धांत कैटल ने। और बहुबुद्धि सिद्धांत गार्डनर ने। ये पूछे जाते हैं आपके पेपर में। त्रिआयामी सिद्धांत गिलफोर्ड ने। बुद्धि की संरचना सिद्धांत गिलफोर्ड ने। त्रितंत्र सिद्धांत स्टैनबर्ग ने। पदानुक्रमिक सिद्धांत वर्ट तथा बर्नर ने। कावखा सिद्धांत हैव ने। प्रतिदर्श सिद्धांत थॉमसन ने। आश्चर्यजनक सिद्धांत ब्लूम ने। और ब्लूम का सिद्धांत ब्लूम ने। नेक्स्ट देखते हैं त्रिआयामी सिद्धांत। ये पूछा जाता है। त्रिआयामी सिद्धांत यानी गिलफोर्ड के त्रिआयामी सिद्धांत के अनुसार मानसिक योग्यताओं को 3 तत्वों में वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन सी? विषय वस्तु, प्रक्रिया यानी सक्रिया, उत्पाद यानी परिणाम। आप इसमें लिख सकते हैं विषय वस्तु में समस्या समाधान के लिए जिस सामग्री की आवश्यकता होती है उसे विषय वस्तु कहते हैं। सक्रिया, समस्या समाधान के लिए व्यक्ति जिन मानसिक क्रियाओं से गुजरता है उसे सक्रिया कहते हैं। उत्पाद, समस्या समाधान के लिए जिस रूप में सूचनाएं प्राप्त होती हैं उसे उत्पाद कहते हैं। बुद्धि लब्धि, ये प्रश्न पूछा जाता है। मानसिक आयु तथा वास्तविक आयु के अनुपात को बुद्धि लब्धि कहते हैं। बुद्धि लब्धि बराबर, बुद्धि लब्धि का सूत्र पूछा जाए तो बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु इंटू 100। मानसिक आयु किसे कहेंगे? मानसिक आयु, बालक की मानसिक योग्यता को बताने वाली आयु को मानसिक आयु कहते हैं। जैसे यदि 7 वर्ष की आयु का बालक 10 वर्ष आयु के परीक्षण को हल कर लेता है तो उसकी जो आयु होगी, जो मानसिक आयु होगी वो 10 होगी। वास्तविक आयु यानी बालक की शारीरिक आयु को वास्तविक आयु कहते हैं। बुद्धि लब्धि शब्द का विचार किसने दिया था? टर्मन ने दिया था। बुद्धि लब्धि सूत्र स्टैनबर्ग ने दिया। जब स्टैनबर्ग ने जो सूत्र दिया था उसमें 100 नहीं थे गुणा में। बुद्धि लब्धि सूत्र को संशोधन किसने किया? टर्मन ने। उन्होंने क्या किया? 100 लगा दिए गुणा में। मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु इंटू 100। अगर सूत्र याद करने में दिक्कत है तो मानसिक यानी दिमाग ऊपर होता है, इस प्रकार आप याद कर सकते हैं। मानसिक आयु का विचार सर्वप्रथम अल्फ्रेड बिने ने दिया था। मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कैटल ने किया था। बुद्धि परीक्षण के जनक अल्फ्रेड बिने हैं। बिने ने साइमन के सहयोग से विश्व का पहला बुद्धि परीक्षण 1905 पेरिस यानी फ्रांस में किया था। बुद्धि लब्धि का वर्गीकरण ये पूछा जाता है और ये कई बार पूछा गया है। 140 से अधिक बुद्धि वाले छात्र कौन से होते हैं? वो प्रतिभाशाली छात्र होते हैं। सामान्य या औसत बुद्धि ये कई बार पूछा गया है आपके पेपर में। तो सामान्य बुद्धि यानी 90 से 110 वाले सामान्य बुद्धि और या फिर औसत बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। आप याद कैसे करेंगे? आप सामान्य बुद्धि से ही याद कर लें, क्योंकि याद भी आपको रखना है, यहाँ से याद करें। 90 से 110 सामान्य बुद्धि, 110 से 120 श्रेष्ठ, 120 से 140 अतिश्रेष्ठ, 140 से अधिक प्रतिभाशाली। ठीक है, अब आप कहाँ से याद करेंगे? आप यहाँ से याद कर लें। 25 से कम महामूर्ख, 25 से 50 मूर्ख और 50 से 70 अल्प बुद्धि, 70 से कम निश्चित क्षीण बुद्धि, 70 से 80 क्षीण बुद्धि और 80 से 90 मंद बुद्धि। ये आपके टर्मन के अनुसार है। ये बुद्धि लब्धि का वर्गीकरण किसके अनुसार है? टर्मन के अनुसार। इसमें 2 आपके सबसे अधिक पूछे जाते हैं, प्रतिभाशाली और आपके
औसत बुद्धि या सामान्य बुद्धि 90-110, 140 से अधिक प्रतिभाशाली। ये टर्मन के अनुसार है। संवेगात्मक बुद्धि, संवेगों को समझने की योग्यता संवेगात्मक बुद्धि के अंतर्गत आती है। संवेगात्मक बुद्धि शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम डॉक्टर जॉन मेयर तथा पीटर सेलेवे ने किया था। वर्तमान में संवेगात्मक बुद्धि चर्चित रही, इसका श्रेय डैनियल गोलमैन को जाता है। संवेगात्मक बुद्धि का सूत्र गोलमैन ने बताया है, संवेगात्मक आयु बट्टे वास्तविक आयु इंटू 100। संवेगात्मक लब्धि यानी संवेगात्मक आयु बट्टे वास्तविक आयु इंटू 100। बुद्धि परीक्षण के प्रकार, बुद्धि परीक्षण दो प्रकार से किया जा सकते हैं। एक तो व्यक्तिक यानी एक एक करके, एक सामूहिक बुद्धि परीक्षण यानी समूह में बैठाकर। बुद्धि परीक्षण, बुद्धि का मापन करना, बुद्धि का मापना क्या कहलाता है? बुद्धि परीक्षण कहलाता है। तो बुद्धि का मापन करना बुद्धि परीक्षण कहलाता है। बुद्धि परीक्षण तथा उनके विकासकर्ता या निर्माता कौन है? बिने साइमन बुद्धि परीक्षण, बिने तथा साइमन, स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण टर्मन ने, बैचलर बुद्धि परीक्षण बैचलर ने, आर्मी एल्फा परीक्षण रॉबर्ट थेरकस ने, जलोटा परीक्षण जलोटा ने, भाटिया बुद्धि परीक्षण या भाटिया बैटरी परीक्षण यह पूछा गया है कई बार। पोर्टियस भूल भुलैया परीक्षण, आर्मी बीटा परीक्षण, शिकागो क्रियात्मक परीक्षण, गुड एनफ ड्रॉ एंड मैन बुद्धि परीक्षण, रेबिन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स बुद्धि परीक्षण, ये सभी क्या है? बुद्धि परीक्षण है। संवेगात्मक विकास, संवेग का मतलब, संवेगात्मक विकास पूछा जाए तो पहले आप समझेंगे संवेग। संवेग माने होता है इमोशन। कौन कौन से संवेग होते हैं? प्रेम, हर्ष, उत्साह, भय, क्रोध, ईर्ष्या, ये क्या हैं? सभी संवेग हैं। संवेग को अंग्रेजी में इमोशन कहते हैं। इमोशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के इमोवरी शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है उत्तेजित करना। इस प्रकार व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था को संवेग कहते हैं। संवेग एक विशेष मानसिक क्रिया है जिसमें व्यक्ति की शारीरिक मानसिक स्थिति तथा व्यवहार में परिवर्तन होता है। जैसे यदि व्यक्ति को गुस्सा आएगी तो उसके जो व्यवहार है उसमें परिवर्तन आ जाएगा। परिभाषा वुडवर्थ के अनुसार संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। वुडवर्थ ने क्या बताया? संवेग है वो व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। रॉस संवेग चेतना की वह अवस्था है जिसमें रागात्मक तत्व की प्रधानता रहती है। किसकी प्रधानता रहती है? रागात्मक तत्व की। संवेगों के प्रकार दो प्रकार होते हैं, सकारात्मक नकारात्मक। सकारात्मक इन्हें सुखदायी संवेग कहते हैं, जैसे प्रेम है, हर्ष है, आनंद है, स्नेह है, ये किसके अंतर्गत आएंगे? सकारात्मक संवेग के अंतर्गत आएंगे। नकारात्मक संवेग इन्हें दुखदायी संवेग कहते हैं, जैसे भय, क्रोध, चिंता, ईर्ष्या, घृणा, ये सभी नकारात्मक संवेग के अंतर्गत आएंगे। मैकडूगल के अनुसार संवेग, मैकडूगल ने 14 संवेग बताए हैं। प्रत्येक संवेग की एक मूल प्रवृत्ति होती है। मूल प्रवृत्ति के जन्मदाता मैकडूगल हैं। संवेग और उनकी मूल प्रवृत्ति। भय मूल प्रवृत्ति क्या है? पलायन, क्रोध, युजुत्सा, घृणा, निवृत्ति, वात्सल्य, संतान की कामना, करुणा या फिर शोक या दुख। इसकी मूल प्रवृत्ति क्या है? शरणागति। कामुकता काम प्रवृत्ति, आश्चर्य जिज्ञासा, आत्महीनता दैन्य, आत्म अभिमान आत्मगौरव, एकाकीपन सामूहिकता, भूख भोजन की तलाश, भूख भोजन की तलाश, अधिकार संग्रहण, कृतिभाव रचना धार्मिक, आमोद हास, शैशवावस्था। ये आपके संवेगात्मक विकास हम पढ़ेंगे तीनों अवस्थाओं में। पहले पढ़ेंगे शैशवावस्था में संवेगात्मक विकास। जन्म के समय शिशु में केवल उत्तेजना होती है। लगभग 2 वर्ष की आयु में शिशु में प्रेम, आनंद, क्रोध, भय आदि का प्रमुख संवेग विकसित होता है। शैशवावस्था में शिशु के संवेग अस्थिर होते हैं। रोते हुए शिशु यानी बच्चे को खिलौना देने पर हंसने लगता है। वाटसन ने जन्म के समय शिशु के भीतर भय, क्रोध, प्रेम 3 संवेग बताए हैं।
ये पूछा गया है आपका कि वाटसन ने जन्म के समय शिशु में कितने संवेग बताए हैं, तो 3 बताए हैं, भय, क्रोध, प्रेम। बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास, बाल्यावस्था में बालक का अपने भय क्रोध पर नियंत्रण हो जाता है। बालक में समूह के प्रभाव से घृणा, द्वेष, ईर्ष्या आदि संवेग आ जाते हैं। किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास, किशोरावस्था में प्रेम, दया, क्रोध, सहानुभूति आदि संवेग में स्थिरता आ जाती है। किशोरावस्था में बालक संवेगों पर नियंत्रण नहीं रख पाता है। सामाजिक विकास, सामाजिक विकास समझते हैं। सामाजिक विकास से अभिप्राय सामाजिक संबंधों में परिपक्वता प्राप्त करने से है। जन्म के समय बालक में सामाजिकता का कोई गुण नहीं होता है, परंतु सामाजिक व्यवहार में स्थिरता न होकर परिवर्तनशीलता होती है। इस प्रकार सामाजिकरण की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। कोई व्यक्ति सामाजिक प्राणी है तो समाज में रहकर वो समाज के रहने के तरीके समाज में रहने के तौर तरीके सीखता है। सामाजिक विकास की परिभाषाएं हरलॉक ने क्या बताया है? सामाजिक विकास का अर्थ सामाजिक संबंधों में परिपक्वता प्रदान करना है। सौरे व टेलेफोर्ड के अनुसार सामाजिकरण की प्रक्रिया दूसरे व्यक्ति के साथ शिशु के प्रथम संपर्क से आरंभ होती है व आजीवन चलती रहती है। जॉन डीवी के अनुसार जिस प्रकार शारीरिक विकास के लिए भोजन का महत्व है, उसी प्रकार सामाजिक विकास के लिए शिक्षा का। शैशवावस्था में सामाजिक विकास, जन्म के बाद शिशु की देखभाल माँ के द्वारा होती है। उस समय माँ ही उसका समाज होता है। शिशु 2 वर्ष तक की अवस्था तक स्वार्थी व स्वकेंद्रित होता है। 5 वर्ष की आयु तक वह सामाजिक खेलों में भाग लेता है। हरलॉक के अनुसार शिशु दूसरे बच्चों के सामूहिक जीवन का अनुकूलन, उनसे लेन देन करना, अपने खेलों के साथियों को अपनी वस्तु में साझेदार बनाना सीख जाता है। ये हरलॉक ने बताया। बाल्यावस्था में सामाजिक विकास, बाल्यावस्था में बालक विद्यालय में प्रवेश के साथ नए मित्र बनाता है, वहाँ वातावरण से अनुकूलित होकर अपना सामाजिक दायरा बढ़ाता है। किशोरावस्था में सामाजिक विकास, किशोरावस्था में सामाजिक क्षेत्र बहुत विस्तृत हो जाता है। सामाजिक रुचियाँ इस अवस्था में विकसित हो जाती हैं। पार्टी में भाग लेने की रुचि, समाज सेवा करने की रुचि, मनोरंजन में रुचि आदि सामाजिक विकास होता है। तो किशोरावस्था में, शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में आपने सामाजिक विकास देखा। और वीडियो को शेयर कर दें। आप वीडियो को शेयर नहीं करते, अपने दोस्तों में शेयर कर दें जिससे अधिक से अधिक छात्र जुड़ सकें। भाषा विकास 3 अवस्थाओं में देखेंगे। शैशवावस्था में भाषा विकास, जब शिशु का जन्म होता है तो पहली बार वह रोता है। क्या करता है? रोता है, यानी जिसे क्या बोलते हैं? क्रंदन। ये पूछा गया है। यह शिशु की पहली भाषा है। शैशवावस्था में बालक की वाक्य रचना केवल एक शब्द की होती है। शैशवावस्था में लड़कियों का भाषा विकास लड़कों की तुलना में अधिक तेज होता है। शैशवावस्था में बालकों में क्रंदन, बबलाना, हाव भाव, शब्द भंडार तथा वाक्य निर्माण आदि क्रियाएँ होती हैं। तो ये आपके पेपर में पूछा गया था। क्रंदन, बबलाना ये किस अवस्था में होती हैं? तो ये शैशवावस्था में। बाल्यावस्था में भाषा विकास, बाल्यावस्था में लड़कों की अपेक्षा लड़कियों के वाक्यों में शब्दों की संख्या अधिक होती है। किशोरावस्था में भाषा विकास, किशोरावस्था में बालकों के उच्चारण में शुद्धता आ जाती है। भाषा विकास में अवरोध के कारण, ध्वनि दोष के कारण, बोलने के अंगों में दोष के कारण, अशुद्ध उच्चारण के कारण, अक्षरों और मात्राओं के ज्ञान का अभाव के कारण, बालक के हकलाने के कारण, बालक को कम सुनाई देने के कारण। नेक्स्ट समझते हैं सृजनात्मकता। सृजनात्मकता को इंग्लिश में क्रिएटिविटी कहते हैं। क्रिएट माने उत्पन्न करना या निर्माण करना होता है। जब आप शब्द का अर्थ समझ जाएंगे तो आप पेपर में लिख सकते हैं। और आपको क्या है, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे, तभी आप बाल विकास के जो 40 प्रश्न पूछे जाएंगे तभी हल कर पाओगे। तो आप
लिख सकते हैं नवीन ढंग से सोचना और करना। ये आप शॉर्ट में याद कर लें, नवीन ढंग से सोचना और करना। जब सृजनात्मकता पेपर में आए तो आपके दिमाग में सर्च करना चाहिए कि नवीन ढंग से सोचना और करना या नवीन रचना का निर्माण करना सृजनात्मकता कहलाता है। ये आप शॉर्ट में याद रखेंगे। सृजनात्मकता का जो आधार होता है वो चिंतन होता है। तो इस प्रकार आपने शॉर्ट में समझा। अब इसे लिखने को आए तो कैसे लिखेंगे? वह मानसिक योग्यता जिसके द्वारा व्यक्ति किसी नवीन रचना या विचार को प्रस्तुत करता है सृजनात्मकता कहलाती है। सृजनात्मकता की परिभाषा जेम्स ड्रेवर के अनुसार सृजनात्मकता मुख्यतः 3 रचना या उत्पाद में होती है। जेम्स ड्रेवर के अनुसार एक और परिभाषा है, अनिवार्य रूप से किसी नई वस्तु का सृजन करना। क्या करना है? सृजन करना है। बालकों में सृजनात्मक विकास किस प्रकार किया जा सकता है? तो बालकों की जिज्ञासा को संतुष्ट करने से ही सृजनात्मकता का विकास होता है। बालकों की ध्यान केंद्रित करने की शक्ति में सहयोग करके सृजनात्मकता का विकास कर सकते हैं। बालक की चिंतन शक्ति में सहयोग करके, बालक की कल्पना शक्ति में सहयोग करके। वो जो और भी पॉइंट समझते हैं सृजनात्मकता से। सृजनात्मकता के मापन का प्रमुख प्रयास गिलफोर्ड ने किया था। सृजनात्मकता का मापन अपसारी चिंतन पर आधारित होता है। इसके मापन में मुक्त उत्तर वाली प्रश्नावली विधि का प्रयोग किया जाता है। इस परीक्षण की समयावधि 10 मिनट होती है। अपसारी चिंतन सृजनात्मक बालक का चिंतन होता है। सृजनात्मकता की विशेषताएं या घटक लिखने को आए तो आप लिख सकते हैं, और पूछा भी गया है, मौलिकता, नवीनता, नवनीयता, ध्वनि प्रवाह, निरंतरता, विस्तार, लोचनीयता, कल्पनाशीलता, सार्वभौमिकता, जिज्ञासा, साहसी, दृढ़ निश्चयी, स्वकेंद्रित, ध्यान केंद्रित करने की शक्ति, विचारों में व्यवहारिकता। ये बहुविकल्पी प्रश्नों में कई बार पूछा गया है कि नवीनता, मौलिकता किसके घटक हैं? तो आप बता सकते हैं सृजनात्मकता के घटक हैं। नेक्स्ट है व्यक्तित्व। व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी। व्यक्तित्व का पहले अर्थ समझते हैं। अंग्रेजी भाषा में पर्सनैलिटी शब्द का हिंदी अर्थ है व्यक्तित्व। यह शब्द लैटिन भाषा के परसोना से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या है? नकली चेहरा या मुखौटा या नकाब। व्यक्ति के वे आंतरिक व बाह्य गुण जिससे समाज में उसकी पहचान बने, उन्हें व्यक्तित्व कहते हैं। व्यक्तित्व का संपूर्ण व्यवहार जो उसकी समस्त विशेषताओं के योग को व्यक्त करता है व्यक्तित्व कहलाता है। इस प्रकार या आप ये भी याद कर सकते हैं या फिर आप ये भी याद कर सकते हैं। आशय अर्थ पूछा जाए तो आप लिख सकते हैं, और परिभाषा में आप किसी भी मनोवैज्ञानिक के अनुसार लिखेंगे। गिलफोर्ड के अनुसार परिभाषा देखते हैं, व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है। वाटसन के अनुसार हम जो कुछ भी करते हैं वही व्यक्तित्व है। वुडवर्थ के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहारों का समग्र गुणात्मकता है। वैलेंटाइन के अनुसार व्यक्तित्व जन्मजात तथा अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। व्यक्तित्व के प्रकार जुंग या फिर युंग के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार 3 प्रकार होते हैं, अंतर्मुखी, वैमुखी और उभयमुखी। ये कई बार पूछा गया है। अंतर्मुखी व्यक्तित्व वे होते हैं जिनकी रुचि स्वयं से होती है। अंतर्मुखी स्वयं से रुचि है अंतर्मुखी। बाहरी जगत से रुचि है बाह्यमुखी। और स्वयं से और बाहरी समाज से या बाहरी जगत से तो वह उभयमुखी के अंतर्गत आएंगे। तो इस प्रकार आपने तीनों को समझा। अब एक एक करके डिटेल में समझते हैं। अंतर्मुखी व्यक्ति वे होते हैं जिनकी रुचि स्वयं से होती है। यह स्वार्थी होते हैं। इसके अंतर्गत रचनाकार लेखक बनने के लिए यह उचित व्यक्तित्व है। बहुमुखी व्यक्ति वे होते हैं जो बहुमुखी व्यक्ति कौन से होते हैं जिनकी रुचि बाह्य जगत है, बाह्य समाज से होती है, दूसरों से होती है। यह दूसरों की मदद करने वाले होते हैं। जैसे शिक्षक, नेता बनने के लिए यह उचित व्यक्तित्व है। उभयमुखी व्यक्ति वे होते हैं जिनमें कुछ अंतर्मुखी और कुछ बहुमुखी दोनों ही गुण पाए जाते हैं।
समायोजित तथा उचित व्यक्तित्व दर्शाने के लिए यह उचित व्यक्तित्व है। व्यक्तित्व के प्रमुख सिद्धांत एवं उनके प्रतिपादक। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत सिगमंड फ्राइड के अनुसार, शरीर रचना सिद्धांत शेल्डन के अनुसार, विशेषक सिद्धांत कैटल के अनुसार। व्यक्तित्व मापन की विधियां देखते हैं, ये पूछी जाएंगी आपके पेपर में, कई बार डिटेल में पूछी गई हैं। प्रक्षेपण विधियां यानी अचेतन मन का अध्ययन, मन का अध्ययन इसके अंतर्गत होता है। तो प्रक्षेपण विधियां के अंतर्गत आप रोरसा परीक्षण या स्याही धब्बा परीक्षण आता है, टीएटी परीक्षण, सीएटी परीक्षण, वाक्य या कहानी पूर्ति परीक्षण, ठीक है। और ये इसके प्रतिपादक रोरसा के रोरसा हैं, और टीएटी के क्या है, मरे और मॉर्गन। सीएटी की क्या है, बेलॉक, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अब प्रक्षेपण विधियाँ यानी चेतन मन का अध्ययन, इसके अंतर्गत आत्मनिष्ठ विधि, इसमें आत्मकथा, जीवन वृत्त, साक्षात्कार, प्रश्नावली होंगी। और वस्तुनिष्ठ विधियाँ, इसमें निरीक्षण विधि, निष्पादन विधि, परिस्थिति विधि और समाज मिति। मनोविश्लेषणात्मक विधियाँ मुक्त, सहचर्य, स्वप्न विश्लेषण। अब समझते हैं आपके पेपर में जो पूछी जाती हैं। रोरसा परीक्षण, इसे स्याही धब्बा परीक्षण कहते हैं, और इसमें आप क्या लिखेंगे, इस परीक्षण में 10 कार्ड होते हैं जिन पर स्याही के धब्बे जैसी आकृतियां बनी होती हैं। ये आकृतियां 5 कार्डों पर काले, 2 कार्ड पर काले व लाल, 3 कार्डों पर विभिन्न रंगों की होती हैं। परीक्षार्थी को एक एक करके ये कार्ड दिखाने के उपरांत आकृति के बारे में पूछा जाता है। यह परीक्षण 13 से 19 वर्ष आयु के बच्चों के लिए उपयोगी है। सीएटी परीक्षण, प्रसंगात्मक बोध परीक्षण कहते हैं जिसे। इस परीक्षण में 30 चित्रों के कार्ड होते हैं, एक कार्ड सादा होता है, कुल 31 कार्ड होते हैं। बालक को चित्र दिखाकर सादा कार्ड पर कहानी लिखने को कहा जाता है। यह परीक्षण 14 वर्ष की आयु से अधिक बालक बालिकाओं के लिए उपयोगी हैं, अर्थात किशोर एवं प्रौढ़ व्यक्ति के लिए उपयोगी हैं। नेक्स्ट है आपका सीएटी परीक्षण यानी बाल प्रसंगात्मक बोध परीक्षण। इस परीक्षण में 10 चित्र के कार्ड होते हैं जिन पर जानवरों के चित्र, किसके चित्र, जानवरों के चित्र होते हैं। इन कार्डों पर बने चित्रों को दिखाकर बालकों से पूछा जाता है। यह परीक्षण 3 से लेकर 10 वर्ष आयु के बालकों के लिए होता है। वाक्य एवं कहानी पूर्ति परीक्षण, इस परीक्षण का विकास पाइन व टेंडलर ने 1930 में किया। इस दिशा में सबसे सराहनीय जो कार्य किया था, सराहनीय, वो रोटर्स ने किया था। भारत में भी विश्वनाथ मुखर्जी ने ऐसे परीक्षण का निर्माण किया। इस परीक्षण में वाक्य को कुछ अधूरे वाक्यों को पूरा करने के लिए दिया जाता है। व्यक्तिक भिन्नता का मतलब ये हो गया कि एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से भिन्न होना। व्यक्तिक भिन्नता का अर्थ आप समझ गए। व्यक्तिक भिन्नता जो शब्द है उसका अर्थ, शाब्दिक अर्थ हमने आपको बताया कि एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से अलग होना ही व्यक्तिक भिन्नता कहलाता है। या तो बुद्धि में अलग हो सकता है, रंग रूप में अलग हो सकता है, रुचि में अलग हो सकता है, ठीक है। अब समझते हैं डिटेल में। व्यक्ति का रंग रूप, शारीरिक गठन, बुद्धि, रुचि, व्यक्तित्व आदि दूसरे व्यक्ति से भिन्न होना व्यक्तिक भिन्नता कहलाता है। भिन्न मतलब अलग होना। शारीरिक रचना, बुद्धि, रुचि, व्यक्तित्व आदि गुणों में एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से भिन्न होना व्यक्तिक भिन्नता कहलाती है, ठीक है। ये प्रश्न पूछा गया है, यहाँ पर इतना बहुविकल्पी प्रश्न में नहीं दिया होगा, इतना दिया होगा और आपसे पूछा जाएगा ये परिभाषा किसकी है, तो आप बताएंगे व्यक्तिक भिन्नता की। व्यक्तिक भिन्नता की परिभाषाएं जेम्स तथा ड्रेवर के अनुसार कोई भी दो व्यक्ति का परस्पर एक सा न होना व्यक्तिक भिन्नता है। स्किनर के अनुसार मापन किया जाने वाला व्यक्तित्व का प्रत्येक पहलू व्यक्तिक भिन्नता का अंश है। व्यक्तिक भिन्नता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? वंशानुक्रम, वातावरण, परिपक्वता, शिक्षा एवं आर्थिक दशा। शिक्षा में व्यक्तिक भिन्नता का प्रभाव।
सभी बालकों को एक शिक्षा प्रणाली से या एक शिक्षा विषय नहीं पढ़ा सकते। बालकों को समूह में शिक्षा नहीं दी जा सकती। बालकों को उनके मानसिक स्तर के अनुसार शिक्षा दी जाती है। सभी बालकों को एक पाठ्यक्रम से नहीं पढ़ाया जा सकता। क्यों? क्योंकि बच्चों में भिन्नता है। कल्पना यानी इमेजिनेशन, इंग्लिश में क्या कहेंगे? इमेजिनेशन। अब इसे समझते हैं शाब्दिक अर्थ। पूर्व अनुभवों के आधार पर नवीन रचना का निर्माण करना। जितने भी हमने शाब्दिक अर्थ लिखे हैं एक एक लाइन में, उनको जरूर याद करें, ठीक है। यदि शाब्दिक अर्थ आपको पता होगा तो आप उसे बनाकर लिख सकते हैं। कल्पना एक मानसिक क्रिया है जो पूर्व अनुभवों के आधार पर नवीन रचना का निर्माण करती है। कल्पना की परिभाषा रायबर्न के अनुसार, कल्पना यानी इमेजिनेशन, जैसे ताजमहल के पास आप नहीं हैं लेकिन आप किसी ने बताया तो आप उसके बारे में सोच रहे हैं, तो ये क्या है? कल्पना। रायबर्न के अनुसार कल्पना हमारी प्रतिभाओं को नवीन ढंग से प्रयोग करने की शक्ति है। डम्बिल के अनुसार मनोविज्ञान में कल्पना शब्द का प्रयोग सब प्रकार की प्रतिमाओं के निर्माण को व्यक्त करने के लिए किया जा सकता है। बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास यानी शिक्षा में कल्पना शक्ति का विकास, तो बच्चों को कहानी सुनाकर, बच्चों की भाषा का विकास करके, काल्पनिक खेलों द्वारा बच्चों को कार्य करने के अवसर देकर, क्रियाओं के लिए अवसर देकर। नेक्स्ट टॉपिक है आपका चिंतन यानी थिंकिंग। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? किसी समस्या के समाधान के लिए पूर्व अनुभवों के आधार पर सोचना चिंतन कहलाता है। यह मानसिक क्रिया है। चिंतन एक मानसिक क्रिया है। चिंतन का उद्देश्य किसी समस्या का समाधान करना है। किसी समस्या के समाधान के लिए सोचना चिंतन कहलाता है, या फिर किसी समस्या का समाधान करने के लिए गत अनुभवों को नए ढंग से समायोजित किया जाना चिंतन कहलाता है। ये जितनी भी परिभाषाएं पूछी गई हैं ये आपके पेपर में पूछी गई हैं बहुविकल्पी में। चिंतन की परिभाषाएं रॉस के अनुसार चिंतन ज्ञानात्मक पक्ष की एक मानसिक क्रिया है। वुडवर्थ के अनुसार चिंतन किसी समस्या का हल खोजने की मानसिक क्रिया है। चिंतन के प्रकार, चिंतन के दो प्रकार हैं, एक मूर्त चिंतन जिसे प्रत्यक्ष चिंतन कहते हैं, अमूर्त चिंतन जिसे अप्रत्यक्ष या परोक्ष चिंतन कहते हैं। मूर्त का मतलब होता है जो वस्तु हमारे सामने रखी है उसके बारे में हम बताएं तो मूर्त है, और अमूर्त वह होता है जो वस्तु हमारे सामने नहीं रखी है लेकिन हम उसके बारे में बता रहे हैं, वह अमूर्त होगा। तो मूर्त में आप समझ गए मूर्त और अमूर्त क्या होता है। अब समझते हैं दोस्तों मूर्त चिंतन। जो वस्तु या व्यक्ति आंखों के सामने है उसके बारे में सोचना मूर्त चिंतन कहलाता है। अमूर्त चिंतन जो वस्तु या व्यक्ति आंखों के सामने नहीं है उसके बारे में सोचना अमूर्त चिंतन कहलाता है। चिंतन के साधन या सामग्री प्रत्यय यानी संप्रत्यय या विचार या कॉन्सेप्ट कह सकते हैं। प्रतिमा जैसे प्रतिबिंब या बिंब भी कहते हैं। प्रतीक को क्या कहते हैं? चिन्ह या संकेत। संवेदना, भाषा, प्रतिज्ञप्ति। तर्क, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? किसी समस्या के समाधान करने में सहायता करना तर्क कहलाता है। शाब्दिक अर्थ समझ गए। अब परिभाषा समझते हैं। गेट्स व अन्य के अनुसार तर्क फलदायक चिंतन है जिससे किसी समस्या का समाधान करने के लिए पूर्व अनुभवों को नई विधियों से पुनर्संगठित या सम्मिलित किया जाता है। मन के अनुसार तर्क उस समस्या को हल करने के लिए अतीत के अनुभवों को सम्मिलित रूप प्रदान करता है जिसको केवल पिछले समाधानों का प्रयोग करके हल नहीं किया जा सकता है। बाल विकास के आधार या बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक वंशानुक्रम और वातावरण हैं। वंशानुक्रम को समझते हैं। अपने पूर्वजों या माता पिता से गर्भाधान के समय बालकों को जो गुण प्राप्त होते हैं उसे वंशानुक्रम या आनुवांशिकता कहते हैं। जैसे आँखों का रंग, ठीक है, रंग रूप, ये सभी क्या है? वंशानुक्रम के अनुसार है। लंबाई, तो ये वंशानुक्रम के अनुसार है।
बालक को न केवल अपने माता पिता से वरन उसे अपने पूर्वजों से अनेक शारीरिक मानसिक गुण प्राप्त होते हैं। इसी को वंशानुक्रम, परंपरागत, पैतृकता या आनुवांशिकता कहते हैं। बालक के केंद्रक में सामान्यतः 46 गुणसूत्र होते हैं। ये प्रश्न आपके पेपर में पूछा गया है। नेक्स्ट देखते हैं बाल विकास का वंशानुक्रम पर प्रभाव। बाल विकास पर वंशानुक्रम का प्रभाव। वंशानुक्रम का संबंध माता पिता के शारीरिक मानसिक गुणों से होता है। वंशानुक्रम का संबंध माता पिता के शारीरिक मानसिक गुणों से होता है जो बालक को प्राप्त होते हैं। यदि माता पिता लंबे होंगे तो उनके बच्चे लंबे होते हैं, यदि बौने होंगे तो उनके बच्चे भी बौने होंगे। यह माता पिता की बुद्धि तीव्र है तो बच्चों की भी बुद्धि तीव्र होगी, यदि मंद है तो मंद होगी। ये क्या है? वंशानुक्रम है। वातावरण, व्यक्ति के चारों ओर जो कुछ भी है वही उसका वातावरण या परिवेश या पर्यावरण है। बालक जिस वातावरण में निवास करता है वहाँ का संपूर्ण वातावरण बालक के विकास पर पूर्ण रूप से प्रभाव डालता है। वातावरण से अभिप्राय उन परिस्थितियों से है जो वातावरण बालक के विकास पर पूर्ण रूप से प्रभाव डालता है। वातावरण से अभिप्राय उन परिस्थितियों से है जो बालक पर गर्भाधान से लेकर मृत्यु तक अपना प्रभाव डालता है। पर्यावरण को पर प्लस आवरण, यानी पर माने होता है चारों ओर और आवरण माने होता है ढकने वाला। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों अधिगम। अधिगम को इंग्लिश में लर्निंग कहते हैं। लर्निंग यानी सीखना। इसका शाब्दिक अर्थ समझते हैं व्यवहार में परिवर्तन। व्यवहार में परिवर्तन को ही अधिगम कहते हैं। लेकिन व्यवहार में परिवर्तन अभ्यास और अनुभव के द्वारा होना चाहिए। ऐसा नहीं आप दारू पीकर व्यवहार में परिवर्तन कर लें तो ये नहीं चलेगा। अभ्यास और अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन अधिगम कहलाता है। तो इस प्रकार आप समझे। अब समझते हैं परिभाषाएं इनकी। अधिगम की परिभाषाएं। वुडवर्थ के अनुसार नवीन ज्ञान तथा नवीन परिस्थितियों का अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम है। गेट्स व अन्य के अनुसार अनुभव तथा प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन अधिगम है। क्रो के अनुसार आदतों, ज्ञान तथा आवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है। क्रॉनबेक के अनुसार सीखना अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन द्वारा व्यक्त होता है। अधिगम या फिर सीखने की विशेषताएं। अधिगम एक मानसिक प्रक्रिया है। अधिगम क्या है? एक मानसिक प्रक्रिया। अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है। अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। अधिगम बुद्धि में विकास है। अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है। अधिगम समायोजन में सहायक है। अधिगम व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायक होता है। अधिगम के सोपान या फिर प्रक्रियाएं पूछी जाती हैं। अभिप्रेरणा, विभिन्न अनुक्रियाएं, बाधाएं, पुनर्वर्ण, अनुभवों का संगठन, लक्ष्य। नेक्स्ट देखते हैं अधिगम के प्रकार। गैने के द्वारा R.M. गैने ने अपनी पुस्तक दी कंडीशन ऑफ लर्निंग में अधिगम के 8 प्रकार बताए हैं। गैने ने अधिगम को 8 वर्गों में वर्गीकृत करते हुए उन्हें एक सोपानकी के रूप में प्रस्तुत किया है। कौन कौन से हैं? ये 8 हैं। सांकेतिक सीखना, उद्दीपन अनुक्रिया सीखना, सरल श्रृंखला का सीखना, शाब्दिक सहचर सीखना, विभेदीकरण सीखना, संप्रत्यय सीखना। संप्रत्यय का मतलब कॉन्सेप्ट होता है। नियम सीखना, समस्या समाधान सीखना। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक या तत्व। सीखने की इच्छा। यदि बालक में विषय सामग्री को सीखने की इच्छा नहीं है तो वह प्रतिकूल परिस्थिति में भी सीखने की इच्छा होती है तो प्रतिकूल परिस्थिति में भी सीख लेता है। यदि सीखने की इच्छा नहीं है तो अनुकूल परिस्थिति में भी नहीं सीख पाएगा। तो सीखने की इच्छा। बालक का शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य। जो बालक शारीरिक तथा मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं वह शीघ्र सीख लेते हैं। परिपक्वता। शारीरिक और मानसिक दृष्टि से परिपक्व बालिकाएं सीखने के लिए सदैव तैयार रहते हैं। प्रेरणा बालकों को सीखने के लिए प्रेरित करती है। विषय सामग्री का स्वरूप। बालक कठिन व अर्थहीन सामग्री की अपेक्षा सरल व अर्थपूर्ण सामग्री सरलता से सीख जाते हैं। वातावरण।
बालक के सीखने पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है, अतः वातावरण शांत व बालक के अनुकूल होना चाहिए। शारीरिक व मानसिक थकान। जब बालक शारीरिक व मानसिक रूप से थका होता है तो वह सीख नहीं पाता है। अधिगम के प्रकार सामान्यतः दो प्रकार होते हैं, मूर्त अधिगम, अमूर्त अधिगम। मूर्त अधिगम को गामक अधिगम कहते हैं। जब बालक शारीरिक अंगों यानी शरीर के अंगों द्वारा अधिगम करता है उसे गामक अधिगम कहते हैं। जैसे साइकिल चलाना सीख रहे हैं, वो भी तो एक सीखना ही है। क्रिकेट खेलना सीखना, टाइपिंग करना सीखना, ये किसके अंतर्गत आएंगे? गामक अधिगम या मूर्त अधिगम के अंतर्गत आएंगे। संज्ञानवादी अधिगम, जिसे अमूर्त अधिगम भी कहते हैं, जब बालक ज्ञानेंद्रियों या मस्तिष्क द्वारा अधिगम करता है उसे संज्ञानवादी अधिगम कहते हैं। जैसे योजना बनाना, चिंतन करना, गणित की समस्याओं का समाधान करना, भाषण देना, ये सभी क्या हैं? अमूर्त अधिगम या संज्ञानवादी अधिगम हैं। सीखने का वक्र, इसका शाब्दिक अर्थ समझते हैं। सीखने की गति को रेखा के माध्यम से ग्राफ पेपर पर प्रदर्शित करना। सीखने का वक्र क्या है? सीखने की जो गति है उसको रेखा के माध्यम से ग्राफ पेपर पर प्रदर्शित करना अधिगम वक्र या सीखने का वक्र कहलाता है। यह सीखने में होने वाली उन्नति तथा अवनति को व्यक्त करता है। यदि आपको वीडियो साफ नहीं दिखाई दे रही तो यहाँ पर 3 डॉट बने होंगे, यहाँ पर क्लिक करके आप वीडियो की जो क्वालिटी है वो 360p कर लें, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सीखने के वक्र के प्रकार। तो अधिगम वक्र के प्रकार या सीखने के वक्र के प्रकार समझते हैं एक एक करके। धनात्मक अधिगम वक्र, जिसे उत्तरोत्तर वक्र भी कहते हैं। अधिगम की दर पहले धीमी बाद में तीव्र होती है, धीमी से तीव्र। जैसे कीबोर्ड टाइपिंग सीखते समय सीखने की गति पहले धीमी होती है, अभ्यास के बाद टाइपिंग की गति तीव्र हो जाती है। ऋणात्मक अधिगम वक्र, जिसे नतोदर वक्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नतोदर वक्र भी कहते हैं। अधिगम की दर पहले तीव्र बाद में धीमी होती है, पहले तीव्र बाद में धीमी। इसका जो चित्र बनेगा इस प्रकार बनेगा। कक्षा में प्रथम, द्वितीय, तृतीय कालांशों में सीखने की गति तीव्र होती है तथा आखिरी के कालांश में सीखने की गति धीमी हो जाती है। सरल रेखीय अधिगम वक्र, जिसे समान निष्पादन वक्र भी कहते हैं। अधिगम की जो दर है वो सदैव एक समान होती है। तो इस प्रकार आप बना सकते हैं, जो अधिगम की दर है वो सदैव एक समान होती है। मिश्रित अधिगम वक्र, जिसे सर्पिकार या असाकार अधिगम वक्र भी कहते हैं। प्रारंभ में अधिगम की दर धीमी, फिर तेज, फिर पुनः धीमी, फिर तेज होती है। इस प्रकार धीमी तेज। तो इसका जो वक्र बनेगा या चित्र बनेगा वो इस प्रकार बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं अधिगम वक्र की परिभाषा। चार्ल्स स्किनर के अनुसार अधिगम का वक्र किसी दी हुई क्रिया में उन्नति या अवनति का ब्यौरा है। गेट्स व अन्य के अनुसार अधिगम का वक्र सीखने की प्रक्रिया से होने वाली गति और प्रगति को व्यक्त करता है। सीखने में पठार का शाब्दिक अर्थ समझते हैं। सीखने की उस प्रकार की अवस्था जिसमें सीखने की उन्नति रुक जाती है तथा अधिगम वक्र रेखा ऊपर या नीचे के स्थान पर समांतर चलने लगती है, अधिगम में पठार कहते हैं। सीखने में पठार के क्या कारण हैं? सीखने की अनुचित विधि का सही प्रयोग नहीं कर रहे हैं, परिपक्वता का अभाव, रुचि का अभाव, जिज्ञासा या प्रेरणा का अभाव। सीखने की विधि में निरंतर परिवर्तन करेंगे तब भी सीखने में पठार आ जाएगा। सीखने में पठार को दूर करने के उपाय या निराकरण किस प्रकार कर सकते हैं? तो सीखने की उचित विधि का प्रयोग करना चाहिए, सीखने वाले को प्रेरणा देनी चाहिए, कुछ समय तक सीखने के बाद विश्राम लेना चाहिए, सीखने के लिए उचित वातावरण होना चाहिए, सीखने की विधि में निरंतर परिवर्तन नहीं करना चाहिए। सीखने का स्थानांतरण, अधिगम का स्थानांतर या अंतरण पूछा जाए तो आप लिखेंगे। इसका शाब्दिक अर्थ समझते हैं। किसी सीखे हुए ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग करना सीखने का स्थानांतरण कहलाता है।
या फिर आप ये लिख सकते हैं, शाब्दिक अर्थ समझ गए तो, जब पूर्व में सीखे गए ज्ञान का नवीन सीखे जाने वाले ज्ञान पर प्रभाव पड़ता है तो उसे सीखने का स्थानांतरण कहते हैं। परिभाषा सोरेनसन के अनुसार स्थानांतरण एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, प्रशिक्षण तथा आदतों का दूसरी परिस्थिति में स्थानांतरण किए जाने का उल्लेख करता है। सीखने का स्थानांतरण के प्रकार कितने? 3 प्रकार हैं। सकारात्मक, जिसे धनात्मक स्थानांतरण कहते हैं। जब एक विषय में सीखा हुआ ज्ञान दूसरे विषय में सहायक हो तो उसे सकारात्मक या धनात्मक या अनुकूल स्थानांतरण कहते हैं। जैसे गणित का अधिगम भौतिकी के अधिगम में सहायक होता है। एक टेनिस खेलने वाले व्यक्ति को बैडमिंटन खेलना आसानी होता है। नकारात्मक स्थानांतरण, जब एक विषय में सीखा हुआ ज्ञान दूसरे विषय में बाधा बने तो उसे नकारात्मक स्थानांतरण कहते हैं। जैसे हिंदी भाषा में गिनती सीखने पर हम अंग्रेजी भाषा की गिनती सीखते हैं तो हिंदी भाषा की गिनती की बनावट हमें अंग्रेजी भाषा की गिनती में रुकावट उत्पन्न करती है। अंग्रेजी के कीबोर्ड पर टाइपिंग सीखने के बाद हिंदी टाइपिंग करने में बाधा आती है। शून्य स्थानांतरण, जब एक विषय में सीखा ज्ञान किसी दूसरे विषय में न तो सहायक हो न बाधक हो उसे शून्य स्थानांतरण कहते हैं। जैसे भौतिक विज्ञान का ज्ञान संस्कृत की समस्या हल नहीं कर सकता। कबीर जी के दोहे, रहीम जी के दोहे याद करने में न तो सहायक है न बाधा होती है। सीखने का स्थानांतरण के सिद्धांत: मानसिक शक्ति का सिद्धांत, समान तत्वों का सिद्धांत, सामान्यीकरण का सिद्धांत, आदर्श एवं मूल्यों का सिद्धांत, पक्षांतर का सिद्धांत। मानसिक शक्तियों का सिद्धांत, यह अधिगम स्थानांतरण का सबसे पुराना सिद्धांत है। इसके अनुसार मानव मस्तिष्क में अनेक प्रकार की शक्तियाँ जैसे स्मृति, तर्क, विचार, कल्पना, अवधान, निर्णय आदि होती हैं जो कठिन विषय को सीखने में सहायक होती हैं। समान तत्व का सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार जब बालक किसी ज्ञान या अनुभवों से नवीन कार्य शीघ्रता से सीख लेता है तो उसे समान तत्वों का सिद्धांत कहते हैं। सामान्यीकरण का सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार जब बालक किसी कार्य, ज्ञान, अनुभवों से कोई सामान्य नियम सिद्धांत निकाल लेता है तो उसे सामान्यीकरण का सिद्धांत कहते हैं। आदर्श एवं मूल्यों का सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार बालकों में विकास के साथ साथ आदर्शों एवं मूल्यों का गठन होता है, अतः वे जीवन भर उनका प्रयोग करते रहते हैं। पक्षांतर का सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में सीखे गए ज्ञान का स्थानांतरण का आधार पक्षांतर है। सीखने का स्थानांतरण का महत्व, यह शिक्षण कार्य को सरल बना देता है। यह बालक के भविष्य का निर्माण करता है। इसके द्वारा बालक नवीन समस्या का समाधान करते हैं। बालक को किसी विषय को सीखने में सहायता मिलती है। अभिप्रेरणा को इंग्लिश में मोटिवेशन कहते हैं। आपके पेपर में पूछा जा सकता है अभिप्रेरणा, अभिप्रेरक या प्रेरक, ठीक है। वह युक्ति जिसके कारण व्यक्ति अपने कार्य को करने या न करने के लिए बाध्य हो जाता है उसे अभिप्रेरणा कहते हैं। ये इसका शाब्दिक अर्थ है। अभिप्रेरणा एक सक्रिया है जो व्यक्ति को क्रिया के प्रति उत्तेजित करती है। अभिप्रेरणा एक मानसिक प्रक्रिया या एक आंतरिक शक्ति है। यह ऐसी प्रक्रिया है जिसके बाद व्यक्ति सक्रिय हो जाता है। तो आप समझ गए, वह युक्ति जिसके कारण व्यक्ति अपने कार्य को करने या न करने के लिए बाध्य हो जाए वह क्या है? मोटिवेशन, अभिप्रेरणा है। परिभाषा: मार्गन और उनके साथियों के अनुसार अभिप्रेरणा एक प्रेरक और कर्षण बल है जो व्यवहार को लक्ष्य की ओर निरंतर ले जाता है। मैकडूगल के अनुसार अभिप्रेरणा वे शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती हैं। अभिप्रेरणा को उत्पन्न करने वाले कारक अभिप्रेरक या प्रेरक कहलाते हैं। प्रेरकों का वर्गीकरण या प्रकार: प्रेरक मोसले ने 2 प्रकार बताए। एक तो जन्मजात प्रेरक होते हैं, एक अर्जित प्रेरक होते हैं। जन्मजात प्रेरक वे प्रेरक जो व्यक्ति में जन्म से ही होते हैं उन्हें जन्मजात प्रेरक कहते हैं। जैसे भूख, प्यास, निद्रा, विश्राम, संवेग, तो ये क्या हैं? जन्मजात प्रेरक हैं। अर्जित प्रेरक वे प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता है उन्हें
अर्जित प्रेरक कहते हैं। जैसे उपलब्धि, सत्ता, अनुमोद, प्रतिष्ठा, ये सभी क्या हैं? अर्जित प्रेरक हैं। प्रेरकों के उपनाम, प्रेरकों को और किस नाम से भी जाना जाता है? आवश्यकताएं, इच्छाएं, तनाव, आवृत्तियां, रुचियां, स्थायी उद्दीपक ये हैं। अभिप्रेरणा के मुख्य 4 घटक हैं: उत्तेजना, आकांक्षा, प्रोत्साहन, दंड। अभिप्रेरणा के प्रकार। अभिप्रेरणा मुख्यतः 2 प्रकार की होती है: सकारात्मक अभिप्रेरणा, एक नकारात्मक अभिप्रेरणा। सकारात्मक अभिप्रेरणा समझते हैं, जब बालक किसी कार्य को स्वयं की इच्छा से करता है तो उसे स्व से प्रेरित होकर कहते हैं या उसे सकारात्मक अभिप्रेरणा कहते हैं। एक बालक इसलिए गणित के प्रश्न हल करता है कि उसे आनंद आता है। ठीक है। नकारात्मक अभिप्रेरणा, जब बालक किसी कार्य को दूसरे की इच्छा से करता है तो उसे दूसरे से प्रेरित होकर करता है तो उसे नकारात्मक अभिप्रेरणा कहते हैं। एक बालक इसलिए गणित के प्रश्न हल करता है कि उसे दंड ना मिले, अध्यापक उसे दंडित ना करे यदि वह हल नहीं करेगा तो। अभिप्रेरणा का महत्व, यह सीखने में सहायक है, लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक है, रुचि में सहायक है, मानसिक विकास में सहायक है, बालक को सक्रिय बनाता है, यह अनुशासन में सहायक है। अभिप्रेरित करने की विधियाँ, उपाय या अभिप्रेरणा की विधियाँ पूछी जाएँ तो आप लिख सकते हैं: रुचि, सफलता, प्रतिद्वंद्विता, प्रशंसा व पुरस्कार, सामूहिक कार्य, आवश्यकता का ज्ञान, परिणाम का ज्ञान। खेल विधि का प्रयोग, श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग, विभिन्न नवाचारों व उदाहरणों का प्रयोग, ध्यान, खेल, सामाजिक कार्यों में सहभागिता, कक्षा का वातावरण। इस प्रकार आप लिख सकते हैं अभिप्रेरणा की विधियाँ। अभिप्रेरणा के सिद्धांत: मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत, मांग का सिद्धांत, प्रणोद न्यूनता का सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, उपलब्धि का सिद्धांत। मैराथन क्लास इसलिए कराई जाती है कि आप कम समय में शब्द का अर्थ समझ के आप रिवीजन कर सकें, ये ध्यान रखें। सीखने सिखाने के संदर्भ में तथा विद्यालयी व्यवस्था के संदर्भ में समुदाय के सक्रिय सदस्यों का अभिप्रेरणा, ग्राम शिक्षा समिति का अभिप्रेरणा, विद्यालय प्रबंधन समिति का अभिप्रेरणा। इन्हें एक एक करके समझते हैं। समुदाय के सक्रिय सदस्यों का अभिप्रेरणा, समुदाय में इस प्रकार के अनेक व्यक्ति होते हैं जो धन तथा मानव शक्ति से संपन्न होते हैं। उन्हें विद्यालय से जोड़ने के लिए विद्यालय कार्यक्रम में आमंत्रित किया जाए, शिक्षा के महत्व तथा विद्यालय व्यवस्था में सहयोग करने के लिए प्रेरित किया जाए। इसी प्रकार समुदाय के अन्य सक्रिय सदस्यों का सहयोग प्राप्त किया जा सकता है। ग्राम शिक्षा समिति का अभिप्रेरण, ग्राम शिक्षा समिति के अभिप्रेरणा का प्रमुख दायित्व शिक्षक एवं शिक्षा विभाग के अधिकारियों का होता है। ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों की शिक्षा अधिकारियों द्वारा प्रशंसा की जानी चाहिए। विद्यालय प्रबंधन समिति का अभिप्रेरण, विद्यालय प्रबंधन समिति के अभिप्रेरण का दायित्व शिक्षकों का होता है, अतः उनकी प्रशंसा तथा प्रोत्साहित करके अभिप्रेरण किया जा सकता है। ध्यान को अटेंशन कहते हैं या जिसे अवधान भी कहते हैं। अब इसका शाब्दिक अर्थ समझते हैं। ध्यान का मतलब क्या है? विभिन्न तथ्यों के बीच किसी एक ही तथ्य पर मन को एकाग्र किए रहना क्या कहलाता है? ध्यान। चेतना का केंद्रीकरण ध्यान होता है। किसी वस्तु पर चेतना को केंद्रित करने की मानसिक प्रक्रिया को ध्यान या फिर अवधान कहते हैं। परिभाषा देखते हैं। डम्बल के अनुसार किसी दूसरी वस्तु के बजाय एक ही वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण ध्यान कहलाता है। रॉस के अनुसार देखते हैं, अवधान विचार की किसी वस्तु को मस्तिष्क के सामने स्पष्ट रूप से उपस्थित करने की प्रक्रिया है। ध्यान के प्रकार, ऐच्छिक ध्यान, अनैच्छिक ध्यान। ऐच्छिक ध्यान और अनैच्छिक ध्यान। ऐच्छिक ध्यान में विचारित ध्यान, अविचारित ध्यान, और अनैच्छिक ध्यान में सहज ध्यान और बाध्य ध्यान। ऐच्छिक ध्यान अर्जित रुचियों पर आधारित ध्यान ऐच्छिक ध्यान होता है। विचारित ध्यान विचार करके किसी वस्तु पर ध्यान केंद्रित करना विचारिक ध्यान होता है। अविचारिक ध्यान बिना विचार किए किसी वस्तु पर ध्यान केंद्रित करना अविचारित ध्यान कहलाता है। अनैच्छिक ध्यान जन्मजात रुचियों पर आधारित को अनैच्छिक ध्यान कहते हैं।
सहज ध्यान यह मूल प्रवृत्ति पर आधारित होता है। बाध्य ध्यान, इस प्रकार के ध्यान में बाध्यता प्रमुख होती है। बालक का ध्यान केंद्रित करने के उपाय: शांत वातावरण होना चाहिए, सहायक सामग्री का प्रयोग करना चाहिए, बालकों में रुचियों को उत्पन्न करना चाहिए, बालकों में जिज्ञासा उत्पन्न करनी चाहिए, बालकों के पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ना चाहिए। ध्यान या अवधान को प्रभावित करने वाले कारक: ध्यान को प्रभावित करने वाले आंतरिक कारक: रुचि, ज्ञान, लक्ष्य, जिज्ञासा, वंशानुक्रम, आवश्यकता। ध्यान व रुचि का संबंध, ये पूछा गया है प्रश्न। तो किसी व्यक्ति का ध्यान केवल उन वस्तुओं की ओर आकर्षित होता है जिनमें उनकी रुचि होती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि ध्यान रुचि पर आधारित है। ध्यान को प्रभावित करने वाले बाह्य कारक यानी बाहरी कारक क्या हैं? गति, अवधि, स्थिति, आकार, स्वरूप। यदि आप जा रहे हैं, कोई बहुत तेजी से कार ले जा रहा है तो आपका ध्यान उस तरफ जाएगा। यदि आपके आसपास किसी ने बहुत बड़ा मकान बना लिया है तो आपका ध्यान उस तरफ जाएगा। तो ये आकार है, स्वरूप है, स्थिति है, अवधि है। रुचि, इंटरेस्ट। रुचि शब्द को अंग्रेजी में इंटरेस्ट कहते हैं। इंटरेस्ट शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द इंटरेसिस से हुई है, जिसका अर्थ है महत्वपूर्ण होना या लगाव होना। अब इसका शाब्दिक अर्थ समझते हैं। जिस वस्तु में हमें रुचि होती है वह हमारे लिए दूसरी वस्तुओं से महत्वपूर्ण एवं हमें उससे लगाव होता है। परिभाषा देखते हैं। क्रो एवं क्रो के अनुसार रुचि वह प्रेरक शक्ति है जो हमें किसी व्यक्ति या वस्तु या क्रिया के प्रति ध्यान देने के लिए प्रेरित करती है। रुचि के प्रकार, रुचि के दो प्रकार हैं। एक तो जन्मजात, जो रुचि जन्म से पाई जाती है उसे जन्मजात कहते हैं, जैसे खाने पीने में रुचि, संग्रह में रुचि। अर्जित रुचि, जो रुचि बालक अर्जित करता है उसे अर्जित रुचि कहते हैं, जैसे अभिनय में रुचि, गाना गाने में रुचि। रुचि को प्रभावित करने वाले कारक, रुचि को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? ध्यान केंद्रित न होना, अभिभावकों का अनुचित व्यवहार, शिक्षकों का अनुचित व्यवहार, विद्यालय का कठोर वातावरण, परिवार की आर्थिक दशा। स्मृति, स्मृति यानी इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो है याद रखना। याद रखना, जो बात पहले सीखी जा चुकी है उसे याद रखना ही स्मृति है। जो बात पहले सीखी जा चुकी है उसे याद रखना ही स्मरण, याद मतलब स्मरण, याद रखना ही स्मृति है। परिभाषा देखते हैं। स्टाउट के अनुसार स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है। वुडवर्थ ने कहता है जो बात पहले सीखी जा चुकी है उसे याद रखना ही स्मृति है। वुडवर्थ की और भी परिभाषाएं हैं कि स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। और भी एक परिभाषा है, जिन तथ्यों को भूतकाल में सीखा जा चुका है उन्हें स्मरण करना ही क्या कहलाता है? स्मृति कहलाती है। स्मृति के प्रकार, एक स्थायी स्मृति होती है। स्थायी स्मृति को समझते हैं। इस स्मृति में याद की हुई बात या तथ्यों को अधिक समय तक याद रखते हैं। अस्थायी, इस स्मृति में याद की हुई बात या तथ्यों को कुछ समय तक याद रखते हैं। सक्रिय स्मृति, जब कोई तथ्य या घटना आवश्यकता पड़ने पर तत्काल स्मरण हो जाती तो ऐसी स्मृति को सक्रिय स्मृति कहते हैं। निष्क्रिय स्मृति, जब कोई तथ्य या घटना आवश्यकता पड़ने पर तत्काल स्मरण नहीं होती उसे निष्क्रिय स्मृति कहते हैं। तार्किक स्मृति, इस प्रकार की स्मृति का आधार तर्क व चिंतन होता है। शुद्ध स्मृति, जिस क्रिया द्वारा व्यवस्थित ढंग से ज्ञान सीखा जाता है उसे शुद्ध स्मृति कहते हैं। रटंत स्मृति, जो तथ्य रटकर याद किए जाते हैं वह रटंत स्मृति के अंतर्गत आते हैं। स्मृति के अंग या स्मृति के अंतर्गत होने वाली प्रक्रियाएं तो सीखना, धारण, पुनः स्मरण, पहचान। स्मृति को प्रभावित करने वाले कारक, रुचि, प्रेरणा, वातावरण, अधिगम सामग्री, ये क्या हैं? अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक हैं। विस्मृति, विस्मृति का मतलब होता है भूलना। स्मृति का मतलब होता है याद रखना, तो विस्मृति का मतलब होता है भूलना। जो बात पहले सीखी जा चुकी है उसे पुनः याद रखने में असफलता विस्मृति कहलाती है। सीखी गई सामग्री को पुनः स्मरण रखने की असफलता विस्मृति कहलाती है। आप ये भी समझ सकते हैं। या फिर ऐसी मानसिक प्रक्रिया
जिसमें व्यक्ति पूर्व में धारण या याद की गई सामग्री को पुनः स्मरण करने में असमर्थ हो जाता है, विस्मृति कहलाती है। क्या कहलाती है? विस्मृति कहलाती है। परिभाषा देखते हैं मन के अनुसार। सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को विस्मृति कहते हैं। फ्रॉयड के अनुसार विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। विस्मृति के प्रकार एक सक्रिय, जब कोई तथ्य या घटना बालक जल्दी भूल जाता है उसे सक्रिय विस्मृति कहते हैं। निष्क्रिय, जब कोई तथ्य या घटना बालक देरी से भूलता है उसे निष्क्रिय विस्मृति कहते हैं। विस्मृति के कारण या भूलने के कारण क्या है? मानसिक रोग हो सकता है, सीखने की दोषपूर्ण विधि हो सकती है, विषय का स्वरूप हो सकता है, रुचि, ध्यान या इच्छा का अभाव हो सकता है, सीखने की कमी हो सकती है, मानसिक आघात हो सकता है। विस्मृति कम करने या भूलना कम करने के उपाय, तो मानसिक रोग का इलाज करना चाहिए, सीखने की सही विधि का प्रयोग करना चाहिए, विषय का स्वरूप सरल होना चाहिए, रुचि, ध्यान या इच्छा उत्पन्न करनी चाहिए। थार्नडाइक के सीखने के नियम, तो अधिगम के सीखने के नियम या थार्नडाइक के सीखने के नियम पूछे जाएं तो आप लिख सकते हैं मुख्य 3 नियम हैं। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। समझते हैं दोस्तों। तत्परता का नियम, जब कोई बालक किसी कार्य को सीखने के लिए तैयार होता है, तत्पर होता है, तो वह जल्दी सीख लेता है। अभ्यास का नियम, जब कोई बालक किसी कार्य को बार बार करता है तो वह जल्दी सीख जाता है। प्रभाव का नियम, जिस कार्य से बालक को सुख व संतोष मिलता है उसे वह जल्दी सीख जाता है। थार्नडाइक के सीखने के गौड़ नियम यानी द्वितीय नियम कहेंगे। बहुप्रतिक्रिया या बहुक्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम, आत्मीकरण का नियम, सहचर परिवर्तन का नियम। एक एक करके समझते हैं। बहु प्रतिक्रिया या बहुक्रिया का नियम, जब कोई बालक नया कार्य करता है तो उसके प्रति अनेक क्रियाएं करता है और कार्य को सीख जाता है। आंशिक क्रिया का नियम, जब बालक किसी कार्य को छोटे छोटे भागों में करके सीखता है तो वह जल्दी सीख जाता है। मनोवृत्ति का नियम, मानसिक रूप से किसी कार्य को करने के लिए बालक तैयार होता है तो वह उसे सीख जाता है। आत्मीकरण का नियम, जब बालक किसी कार्य को सीखने से पूर्व उसका पुराने ज्ञान से संबंध बनाता है तो वह सीख जाता है। सहचर परिवर्तन का नियम, जब बालक पहले कभी भी की गई क्रिया को उसी के समान दूसरी परिस्थिति में करता है तो वह जल्दी सीख जाता है। अधिगम के सिद्धांत, ये पूछे जाएंगे आपके पेपर में और ये भी पूछे जाते हैं। ये सभी आपके पूछे जा थार्नडाइक के नियम ये लगभग प्रत्येक पेपर में पूछे ही जाते हैं। अधिगम के सिद्धांत, थार्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत इनने प्रयोग किया था इन्होंने बिल्ली पर। पावलोव का संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत इन्होंने प्रयोग किया था कुत्ता पर। स्किनर का क्रिया प्रसूत का अनुबंधन सिद्धांत इन्होंने प्रयोग किया था चूहा पर। कॉलर का सूझ व अंतर्दृष्टि का सिद्धांत इन्होंने प्रयोग किया था बनमानस, जिसका नाम सुल्तान नामक चिंपांजी था। जीन प्याजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत इन्होंने अपने बच्चों पर प्रयोग करके ये सिद्धांत दिया था। बूनर का संरचनात्मक सिद्धांत, हल का सबलीकरण का सिद्धांत, वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। एक एक करके समझते हैं। थार्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, थार्नडाइक के सिद्धांत को प्रयास एवं भूल का सिद्धांत तथा उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत या एसआर थ्योरी भी कहते हैं। थार्नडाइक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया। थार्नडाइक का प्रयोग समझते हैं। थार्नडाइक ने इस प्रयोग में एक भूखी बिल्ली को पिंजड़े में बंद किया। उन्होंने क्या किया? एक भूखी बिल्ली को पिंजड़े में बंद किया। पिंजड़े का दरवाज़ा एक खटके यानी लीवर के दबने से खुलता था। ये लीवर पिंजड़े में अंदर ही था। पिंजड़े के बाहर भोजन रखा था। बिल्ली ने भोजन के लिए बाहर निकलने के अनेक प्रयास किए। एक बार संयोग से उसका पंजा उस लीवर पर रख गया और दरवाज़ा खुल गया। थार्नडाइक ने इस प्रयोग को अनेक बार दोहराया। अंत में एक समय ऐसा आया जब बिल्ली किसी प्रकार की त्रुटि न करके लीवर को दबाकर पिंजड़े के बाहर पिंजड़े का दरवाज़ा खोलने लगी। निष्कर्ष निकला कि उद्दीपक व अनुक्रिया के बीच एक संबंध बन गया है। पावलोव का संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, पावलोव के सिद्धांत को अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत या सीआर थ्योरी भी कहते हैं। पावलोव का प्रयोग किया था, इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था। पावलोव ने एक कुत्ते के सामने
पहले घंटी बजाई, फिर उसके सामने भोजन रखा और कुत्ता लार स्राव करता है, यह प्रक्रिया कई बार दोहराई। उसके बाद उन्होंने बिना भोजन दिए केवल घंटी बजाई, तब भी कुत्ते के मुंह में लार स्राव यानी लार टपकने लगी। इसका कारण यह था कि कुत्ते ने घंटी बजने से यह सीख लिया था कि उसे भोजन मिलेगा। भोजन को स्वाभाविक उद्दीपक तथा लार को भोजन को स्वाभाविक उद्दीपक तथा लार आने को स्वाभाविक अनुक्रिया कहते हैं। यह प्रश्न पूछा गया है। निष्कर्ष यह निकलता है कि कुत्ते ने घंटी की आवाज़ को लार के आने से अनुबंधित कर लिया। स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। स्किनर का प्रयोग इन्होंने चूहे पर प्रयोग किया था। स्किनर ने एक भूखे चूहे को बॉक्स में बंद कर दिया। प्रारंभ में चूहा इधर उधर घूमता रहा तथा उछल कूद करता रहा। इन गतिविधियों से बॉक्स का लीवर दब जाता है। जो लीवर था वो अंदर ही था बॉक्स में, तथा घंटी की आवाज़ के बाद उसे भोजन मिलता है। जब लीवर दबता है तो ये घंटी की आवाज़ होती है, उसके बाद उसे भोजन मिलता है उसी में अंदर। इस प्रकार अनेक प्रयासों के बाद चूहा लीवर दबाकर भोजन गिराना सीख लेता है। निष्कर्ष निकलता है कि भोजन रूपी पुनर्बलन चूहे को लीवर दबाने के लिए प्रेरित करता है एवं पुनर्बल के फलस्वरूप चूहा लीवर दबाकर भोजन प्राप्त करना सीख जाता है। कॉलर का सूज या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। कॉलर का प्रयोग। कॉलन ने सुल्तान नामक चिंपांजी को एक कमरे में बंद कर दिया, जिसकी छत से केले लटका दिए छत पर। कमरे में एक बॉक्स रखा था। चिंपांजी उछल कूद करके केले प्राप्त करने का प्रयास करता है, पर वह असफल रहता है। अचानक उसे उसे सूझा कि बॉक्स को केले के ठीक नीचे रखें। इस प्रकार बॉक्स पर चढ़कर उछाल लगा लेता है और केले को प्राप्त कर लेता है। सुल्तान के इस कार्यों से निष्कर्ष निकलता है कि उसे सूझ थी, जिससे उसे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता दी। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। जीन पियाजे की अवस्था की अवधारणा। तो 4 अवस्थाएं बताई इन्होंने। संवेदी प्रेरक अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक की, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था 7 से 12, अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था 12 से प्रौढ़ अवस्था तक। इनमें जो बच्चे हैं वो किस प्रकार सीखते हैं, तो संवेदी प्रेरक अवस्था में संवेग व ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में संकेत व चिन्ह के माध्यम से, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में प्रत्यक्ष वस्तुओं के माध्यम से, अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था में अप्रत्यक्ष वस्तु के माध्यम से। संवेदी प्रेरक अवस्था, इस अवस्था में बालक देखकर, सुनकर, स्पर्श करके, गंध के द्वारा, स्वाद के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करता है। इस अवस्था संवेगों पर आधारित होती है, अर्थात बालक की समस्त क्रियाएं संवेदी अंगों अथवा ज्ञानेंद्रियों द्वारा संचालित होती हैं। पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, इस अवस्था में बालक संकेतों व चिन्हों के माध्यम से बातों को समझता है तथा ज्ञान प्राप्त करता है। मूर्त सक्रियात्मकता, इस अवस्था में बालक प्रत्यक्ष वस्तु एवं घटनाओं के बारे में सोचता है तथा वस्तुओं को पहचान कर वर्गीकृत कर लेता है। अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था, इस अवस्था में बालक अप्रत्यक्ष वस्तु एवं घटना के बारे में सोचता है तथा चिंतन करता है। बूनर का संरचनात्मक सिद्धांत। बूनर का संरचनात्मक सिद्धांत जीन पियाजे के सिद्धांत का संशोधित रूप है। बूनर के संरचनात्मक सिद्धांत की 3 अवस्थाएं। क्रियात्मक अवस्था जन्म से 3 वर्ष तक की, और दृश्य प्रथमा अवस्था 3 से 12 वर्ष तक की, सांकेतिक अवस्था 12 वर्ष के बाद। हल्का प्रबलन का सिद्धांत। हल्के प्रबलन के सिद्धांत के अनुसार सीखना आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया द्वारा होता है। वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। तो वाइगोत्स्की ने क्या बताया था कि इस सिद्धांत के अनुसार बालक अपने समाज और संस्कृति से अंतःक्रिया करके सीखता है। वाइगोत्स्की के अनुसार समाज ही बालक के विकास का आधार है। सांख्यिकी, तथ्यों का वर्गीकरण, सादरीकरण और अध्ययन को सांख्यिकी कहते हैं। परिभाषा, फर्गुसन के अनुसार सांख्यिकी का संबंध, परिभाषा देखते हैं। सांख्यिकी का संबंध सर्वेक्षणों और परीक्षणों द्वारा प्राप्त होने वाली सामग्री के वर्गीकरण और व्याख्या से है। सांख्यिकी का महत्व या आवश्यकता पूछी जाए तो आप लिख सकते हैं, छात्रों की रुचियों, योग्यताओं के अनुसार परीक्षण करने के लिए, छात्रों के मूल्यांकन के लिए, छात्रों के परिणामों के विश्लेषण के लिए, शैक्षिक कार्यों के लिए। आंकड़ों का रेखाचित्र निरूपण। आंकड़ों को रेखाओं के माध्यम से
चित्रीय निरूपण, रेखा चित्र निरूपण कहलाता है। आंकड़ों का रेखा चित्र निरूपण की विधियाँ कौन कौन सी हैं? स्तंभाकृति, आवृत्ति बहुभुज, संचयी आवृत्ति वक्र और संचयी प्रतिशत वक्र। आंकड़ों के प्रकार, आंकड़ों के दो प्रकार होते हैं, एक वर्गीकृत आंकड़े होते हैं, एक अवर्गीकृत आंकड़े होते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति का अर्थ व मापन, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप यानी प्राप्तांकों के समूह में एक ऐसा प्राप्तांक होता है जिसके आसपास अन्य प्राप्तांकों के केंद्रित होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। इस प्रवृत्ति को समूह के प्राप्तांकों के केंद्रीय प्रवृत्ति कहते हैं और इस प्रवृत्ति को केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक कहते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति के मापक या केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के प्रकार तीन हैं: माध्य, माध्यिका और बहुलक। माध्य को मध्यमान कहते हैं, माध्यिका को मध्यांक कहते हैं। एक एक करके समझते हैं। माध्य, पदों के योग में पदों की संख्या से भाग देने पर जो प्राप्त होता है उसे माध्य कहते हैं। यानी माध्य बराबर पदों का योग बट्टे पदों की संख्या। जैसे ये प्रश्न है, तो सामान्य ज्ञान की परीक्षा में 8 विद्यार्थियों के निम्नलिखित अंक प्राप्त हुए हैं, इनका माध्यांक ज्ञात कीजिए। तो प्राप्तांक हैं, ये विद्यार्थी हैं, तो मध्यमान बराबर पदों का योग बट्टे पदों की संख्या। तो पदों का योग कर लेंगे, ये सभी जोड़ लेंगे और कितने हैं? ये 8 हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस प्रकार से निकाल लेंगे। माध्यिका वह प्राप्तांक जो किसी प्रदत्त के 2 बराबर भागों में बांटता है, माध्यिका कहलाती है। वर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका निकालने के सूत्र होते हैं: जब विषम पद हों तो माध्यिका बराबर n+1/2 वां पद, जब सम पद हो तो माध्यिका बराबर n/2 वां पद प्लस n/2 + 1 वां पद बट्टे 2। इस प्रकार समझते हैं। निम्नलिखित समूह के प्राप्तांकों का माध्यांक ज्ञात कीजिए। तो पहले आरोही क्रम में लिखेंगे और यहाँ पर देखेंगे पदों की जो संख्या है वो विषम है। हमने गिने 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 क्या है? विषम है। तो ये वाला सूत्र लगाएंगे, n+1/2 वां पद। तो यहाँ पर देखेंगे तो 7 और 1 8, 8/2 4वां पद। तो 4वां पद गिनेंगे, 1 2 3 4, 4वां पद कौन सा है? 9। तो आंसर होगा 9। बहुलक किसी अवर्गीकृत प्रदत्तों में सबसे अधिक बार आने वाली संख्या बहुलक कहलाती है। जैसे ये प्रश्न है, तो इसमें जो अंक सबसे अधिक बार आया है वही बहुलक है। तो 8 सबसे अधिक बार आया है। बहुलक माध्य तथा माध्यिका में संबंध है। बहुलक बराबर 3 माध्यिका - 2 माध्य। इस प्रकार आपने कंप्लीट मैराथन क्लास बाल विकास की समझी और इसमें हमने आपको कंप्लीट सिलेबस समझाया। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके और जो बचे 3 सेमेस्टर हैं वो हम ही पढ़ाएंगे, 2nd, 3rd और 4th। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू दोस्तों।